एगोन ने धीरे से उत्तर दिया। उसने अपने उपकरणों की जांच शुरू की। वाह, ड्रैगन का असली घर। मैं फिर से असफल हो गया। वैलेरियन के साथ इस खेल को हराना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा हारता हूँ क्योंकि मैं खुद ही चीजें गड़बड़ कर देता हूँ। एगोन की आंखें लाल हो गई थीं जब वह अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहा था, जहां एक चमकदार लाल बॉक्स दिखाई दे रहा था। खेल खत्म। वो डेस्टिन गॉडब्लेड नामक एक मल्टीप्लेयर डिंगोन गेम खेल रहा था। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, डेस्टिन गॉडब्लेड में खिलाड़ियों को अपना घर बनाना और उसे आगे बढ़ाना होता है। दुनिया में 1000 साल तक जिंदा रहो और तुम जीत जाओगे। खेल के विवरण में तो यहाँ तक दावा किया गया था कि खेल पूरा करने के बाद खिलाड़ी देवत्व प्राप्त कर लेंगे। हालांकि एगोन ने हमेशा इसे डेवलपर्स का मजाक समझा। हालांकि गेम मल्टीप्लेयर को सपोर्ट करता था, लेकिन एगोन ने हमेशा इसे एकल खिलाड़ी अभियान की तरह ही माना था, क्योंकि वह इसे जीतने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। गेम ऑफ थ्रोन्स का कट्टर प्रशंसक होने के नाते तथा इसकी दुनिया के एक ऐतिहासिक व्यक्ति के समान नाम रखने के कारण एगोन ने हमेशा ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के वैलेरियन के रूप में खेलना पसंद किया। गॉडब्लेड खिलाड़ियों में वैलेरियन को सबसे कठिन घर माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वैलेरियन ड्रैगन लॉर्ड्स एक अनोखी विशेषता के साथ आए थे, सच्चा ड्रैगन रक्त। सच्चा ड्रैगन रक्त, करिश्मा जोड़ 2, अग्नि प्रतिरोध 80% तक बढ़ गया, आत्मा प्रतिरोध -50%, एक जादुई ड्रैगन को वश में करने और ड्रैगन नाइट बनने का 50% मौका। वैलेरियन लोग भयानक ड्रैगन की सवारी कर सकते थे और व्यवहारिक रूप से बर्फ और आग की दुनिया में एक प्रमुख शक्ति थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनका पतन भी थी। समस्या आत्मा प्रतिरोध में थी। सीधे शब्दों में कहें तो वैलेरिया के ड्रैगन लॉर्ड्स अतिवादी व्यक्तित्व और उग्र सोच वाले थे। इसने एगोन को एक एनीमे में देखे गए उच्चाह कबीले की याद दिला दी। हर सदस्य संभावित रूप से विघटनकारी पहचान विकार डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार था। लोगों का कहना था कि जब भी कोई वैलेरियन ड्रैगन लॉर्ड पैदा होता था तो देवता सिक्का उछालकर ये तय करते थे कि वे महान होंगे या पागल। पिछले कुछ दिनों से जब एगोन काम में व्यस्त था, उसका घर सभी प्रकार के विचित्र चरित्रों से भर गया था। हिंसक, पागल, काया, बेवकूफ, धार्मिक कट्टरपंथी, शराबी, संकी, बदमाश। लेकिन कभी कभी कुछ दुर्लभ लोग भी सामने आते थे। बुद्धिमान व्यक्ति, नायक, ऋषि, शूरवीर, महान नेता और कुशल राजनीतिज्ञ। कुछ परिवार के सदस्यों में सभी अच्छे गुण थे, अन्य में हर बुरे गुण। जब भी कोई पूरी पीढ़ी नकारात्मक गुणों से भरी होती तो घराना विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाता। एगोन ने सैकड़ों बार खेल को फिर से शुरू किया था, लेकिन उसका कोई भी दौर 100 साल से ज्यादा नहीं चला। मैं हार नहीं मानूंगा, एक और कोशिश। इस बार मैं इसे काम कर दूंगा। दांत पीसते हुए एगोन ने घर का भाग्य लिखो पर टैप किया। सम्मानित उच्च आयामी खिलाड़ी, दिव्य मल्टीवर्स में आपका स्वागत है। कृपया वह ग्रह चुनें जहां आपका कबीला निवास करेगा। एगोन ने तेजी से सर्च बॉक्स पर टैप किया, ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर टाइप किया और अपनी पसंद की पुष्टि कर दी। आप इस ग्रह की समय रेखा में एक यादृच्छिक बिंदु पर जन्म लेंगे, जहां आप या तो अपने लोगों के बीच एक परिवार स्थापित करेंगे या किसी मौजूदा परिवार में शामिल होंगे। वहां से आप अपने घर का भविष्य तय करेंगे। दूसरी पीढ़ी से शुरू करके आप परिवार के संरक्षक बनेंगे, उनके विकास पर नजर रखेंगे और उन्हें सपनों के माध्यम से मार्गदर्शन देंगे। हालांकि सपनों को निर्देशित करने की इस क्षमता की सीमाएं हैं। गेम कैमरा तारों से भरे ब्रह्मांड से तेजी से जूम इन करता हुआ एक जीवंत नीले ग्रह पर केंद्रित हो गया। विभिन्न प्रजातियों के अलौकिक छायाचित्र सामने तैरते हुए दिखाई देने लगे। एक नजर में ही एगोन को 1000 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियां दिखाई देने लगी। आपकी जाति? प्रथम पुरुष, एंडाल्स, रोइनार, आयनबोन, वैलेरियन, यितिश। वैलेरियंस। एगोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के बॉक्स पर निशान लगाया। आपके द्वारा चुनी गई जाति एसोस महाद्वीप के वैलेरियन प्रायद्वीप पर रहती है। अपने चांदी सुनहरे बालों और बैंगनी आंखों के लिए जानी जाने वाली ये विशेषताएं दुनिया के लोगों में अनोखी हैं। आपके द्वारा चुनी गई जाति के आधार पर अब आपके पास अपने ट्रू ड्रैगन ब्लड लेवल के लिए रोल करने का मौका है। स्क्रीन पर एक 6 पक्षीय पासा दिखाई दिया। पासे के प्रत्येक चेहरे को एक अलग रक्त रेखा स्तर के साथ चिन्हित किया गया था। कोई नहीं, मिश्रित रक्त, ड्रैगन ब्लड, ड्रैगन सीड, ड्रैगन बोन, ड्रैगन लॉर्ड। एगोन ने पासा पटका। ये ड्रैगन बोन पर स्थिर होने से पहले कुछ सेकंड तक घूमता रहा। ट्रू ड्रैगन ब्लड, ड्रैगन बोन, सभी ड्रैगन रक्त प्रभाव 50% तक बढ़ गए। बुरा नहीं है, ये ड्रैगन लॉर्ड स्तर का नहीं है जिसमें पूरे 100% बोनस मिलता हो, लेकिन जादुई ड्रैगन को वश में करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अकाउंट रीसेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसी के साथ रहूंगा। एगोन ने हल्का सा सिर हिलाया। कहा जाता है कि सबसे कुलीन वैलेरियन असाधारण, कुछ लोग कहेंगे अमानवीय, सौंदर्य के धनी होते थे। आप उनमें से एक हैं। आपका सच्चा ड्रैगन रक्त वैलेरियन आम लोगों के रक्त से कहीं बेहतर है। कृपया अपने वंश के स्रोत के रूप में 40 ड्रैगन लॉर्ड परिवारों में से किसी एक को चुनें। हाउस वैलेरीज, हाउस टारगेरियन, हाउस एडरियन, हाउस यूलानिस, हाउस आर्यन, हाउस वैलेंटाइन। हाउस टारगेरियन। एगोन ने बिना सोचे समझे टारगेरियन चुन लिया। अपने जैसे नाम के साथ वो और कुछ कैसे चुन सकता था? रक्त और अग्नि से जन्मे, शीत और वसंत में पोषित, बधाई हो, आप हाउस टारगेरियन में शामिल हो गए हैं। प्रतिभा ड्रॉ। कृपया निम्नलिखित प्रतिभाओं में से किसी एक को अपने उपहार के रूप में चुनें। ई रैंक, सुरक्षित लैंडिंग, आपका जन्म सुरक्षित होगा। ई रैंक, अच्छी तैराकी, आप डूबेंगे नहीं। डी रैंक, बायो इंजीनियर्ड, आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत है। एस रैंक, एलियनशिप, मैंने इसे अपने दम पर यहाँ तक पहुँचाया है। ई रैंक, निम्न रक्तचाप, आपका परिवार हृदय रोग से पीड़ित नहीं होगा। सी रैंक, उपजाऊ, आप या आपके साथी को जुड़वाएं या यहाँ तक कि 3 बच्चे होने की संभावना है। डी रैंक, आकर्षक, आपके पास एक आश्चर्यजनक सुंदरता है जिसे कुछ लोग अप्राकृतिक मानते हैं। एगोन की नजर तुरंत एक टैलेंट पर टिक गई, वो था एस रैंक। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी अच्छी शुरुआत मिलेगी और अचानक उसे एक टॉप टियर टैलेंट मिल जाएगा। उत्साहित होकर उसने जल्दी से एलियन चिप का विस्तृत विवरण खोला। चिप कार्य 1, आप अपने द्वारा खोजे गए पात्रों या वस्तुओं की विशेषताओं को देख सकते हैं। 2,
आप कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऊर्जा, भाग्य का उपभोग कर सकते हैं। दो क्षमताएं इतनी शक्तिशाली कि भाग्य ही बदल दें। चरित्र के आंकड़े देखने की क्षमता के साथ वह परिवार के सबसे योग्य सदस्य को चुन सकता था जब उसे विरासत सौंपने का समय आता। और कटौती का कार्य, तकनीकी वृक्ष पर चढ़ने के लिए यह सबसे बड़ा धोखा था। मैं एलियन चिप के साथ जा रहा हूं। आपके आगमन से पहले आप भाग्यशाली थे कि आपको एक अग्रणी सभ्यता की विरासत के अवशेषों द्वारा चुना गया था और आपको एक क्वांटम चिप प्राप्त हुई थी जो भौतिक दुनिया के मौलिक कोड को फिर से लिखने में सक्षम थी। हम। जैसे ही एगोन ने अपनी प्रतिभा की पुष्टि की, उसका फोन एक अजीब सी आवाज निकालने लगा और गर्म होने लगा। गेम इंटरफेस गड़बड़ा गया, स्क्रीन स्थिर संकेतों से भर गई। अज्ञात प्रतीकों से भरा नीला कोड डिस्प्ले के ऊपर से झरने की तरह नीचे गिर रहा था। चेतावनी, चेतावनी, गेम प्रोग्राम पर अज्ञात कोड का आक्रमण हो गया है। सुपर डायमेंशनल फायरवॉल इंटरसेप्शन विफल रहा। अंतरिक्ष समय गेटवे का उल्लंघन किया गया है। प्रोग्राम एन्क्रिप्शन सुरक्षा से समझौता किया गया। डेस्टिनी टाइमलाइन सुधार कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 10, 3, 2, 1। बहाली पूरी हो गई है। फंक्शन वापस ऑनलाइन हो गए हैं। बैकअप डेटा लोड हो रहा है। एगोन ने भौहें चढ़ाई। क्या गेम अभी अभी हैक हुआ है? क्या उसे खेलते रहना चाहिए? क्या उसकी बैंक जानकारी चोरी होने की संभावना थी? जब वो हिचकिचा रहा था तो गेम इंटरफेस सामान्य हो गया और एक चयन विंडो खुल गई। आपका पेशा क्या है? बेदाग, माइम, विकलांगों के दिग्गज, स्ट्रीट वैगरान, गुलाम, शिकारी, व्यापारी। एगोन ने धीरे से कहा, हूँ। इस बार सारे विकल्प बेकार क्यों थे? उसने 100 से ज्यादा बार रीस्टार्ट किया था और इतनी घटिया शुरुआती लाइनअप पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खेल उसे छोड़ने पर मजबूर कर रहा हो। यहाँ तक कि गुलामी का विकल्प भी था। कोई उससे परिवार कैसे बना सकता था? बस बच गए तो खुशकिस्मत। और इंसुलिड, ये तो एक जाल था। गेम ऑफ थ्रोन्स में इंसुलिड हिजड़े गुलाम सैनिक थे। उसे चुनने पर खेल तुरंत खत्म हो जाता। न विरासत, न परिवार, न भविष्य। क्या इसका एस रैंक प्रतिभा से कोई संबंध हो सकता है? क्या उसने उस पुल पर अपनी सारी किस्मत गंवा दी थी? एगोन कुछ सोचते हुए रुक गया। तुम नहीं चाहते कि मैं खेलूं? मैं फिर भी खेलूंगा। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं हो रहा। 7 विकल्पों में से कम व्यापारी बुरा नहीं था। व्यापारी, इसे अंदर बंद कर दो। अनुकूलन पूर्ण। स्थानांतरण उल्टी गिनती 3, 2, 1। बूम। एक जोरदार विस्फोट हुआ और एगोन का फोन अचानक फट गया। अंतरिक्ष में एक गहरी दरार फट गई। नीली रोशनी से चमक उठी। एगोन की आत्मा बह गई और शून्य में खींच ली गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। वैलेरियन मूलतः एक छोटी सभ्यता थी जिसमें अधिकतर लोग पशुपालक थे। ये तब बदल गया जब उन्होंने वैलेरियन प्रायद्वीप पर 14 ज्वालाओं नामक ज्वालामुखी वलय में ड्रैगन और उनके घोंसलों की खोज की। उन्होंने ड्रैगन को पालना और उन्हें वश में करना सीखा और जल्द ही उन्हें युद्ध के हथियारों में बदल दिया, भयानक और विनाशकारी। ड्रैगन की शक्ति के साथ वैलेरियन ने अपनी पहुंच का विस्तार किया और वैलेरियन फ्रीहोल्ड की स्थापना की, जिसमें वैलेरिया ही उनके प्रभुत्व का केंद्र था। इस युग के दौरान फ्रीहोल्ड अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया था, जो बोन पर्वतों के पश्चिम में एसोस महाद्वीप के अधिकांश भाग तक फैला हुआ था। अनगिनत शहर चौड़ी और भव्य वैलेरियन सड़कों से जुड़े हुए थे। इस विशाल ड्रैगन साम्राज्य की राजधानी वैलेरिया विशाल काले पत्थर की संरचनाओं का एक शहर था। ये मीनारें विशाल ज्यामितीय अखंड थीं, ठंडी, भव्य और देखने में भारी। उनकी छतों पर ड्रैगन के आकार में बारीक नक्काशी की गई थी और विशाल ड्रैगन नियमित रूप से शहर के ऊपर मंडराते रहते थे। ड्रैगन के सुविधाजनक स्थान से नीचे देखने पर नीचे की सड़कें जीवन से भरी हुई थीं। सभी जातियों के लोग और विभिन्न वेशभूषा में भीड़ के बीच से गुजर रहे थे, विशेषकर वाणिज्यिक केंद्र मेरेक्स स्क्वायर में, जहां लोगों की भीड़ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। जब चौक के ऊपर से ड्रैगन की परछाई गुजरी तो कोई घबराया नहीं। साफ था कि लोग 100 मीटर से भी ज्यादा लंबे ड्रैगन देखने के आदी हो चुके थे। चौक के बगल में एक 3 मंजिला शिखर छत वाला टावर था, जो व्यापारी संघ ड्रैगन का खजाना का घर था। ड्रैगन्स ट्रेजर एक मध्यम आकार का संघ था जो दास व्यापार में विशेषज्ञता रखता था। वे फ्रीहोल्ड और एसोस महाद्वीप के बीच काम करते थे और 1 दर्जन से ज्यादा बड़े व्यापारिक जहाजों के बेड़े के साथ माल और दासों का परिवहन करते थे। गिल्ड का मालिक एक वैलेरियन ड्रैगन लॉर्ड का नाजायज बेटा था, जिससे गिल्ड को फ्रीहोल्ड के शासक वर्ग के भीतर कुछ संबंध प्राप्त हो गए। लेकिन हाल ही में एक विपत्ति आई। ड्रैगन्स ट्रेजर के एक जहाज पर एक समुद्री राक्षस ने हमला कर दिया और वह डूब गया, जिससे कोई भी जीवित नहीं बचा। गिल्ड की आर्थिक स्थिति चरमरा गई और अब वो टूटने के कगार पर खड़ा था। पत्थर के टॉवर के बैठक कक्ष में केंद्र में एक विशाल ओक की मेज रखी थी, जिसके दोनों ओर 4 मुख्य प्रबंधक तैनात थे। मेज के सिरहाने एक चांदी के बालों वाला आदमी बैठा था, एगोन, व्यापारी संघ का सरदार। उसने दोनों हाथ मेज पर रखे थे, हथेलियां एक दूसरे से सटी हुई थी, उसका माथा उन पर टिका हुआ था, मानो वो ध्यानमग्न हो। आज गिल्ड के प्रबंधक 2 उद्देश्यों के लिए एकत्र हुए थे। एसोस महाद्वीप के लिए अगले शिपमेंट पर चर्चा करने के लिए और गिल्ड की कार्यशील पूंजी को फिर से भरने का तरीका खोजने के लिए। खिड़की की दरारों से चुपचाप सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और चांदी के बालों वाले उस आदमी पर एक चमकदार सफेद किरण पड़ रही थी। रोशनी में उसके बाल एक हल्की धात्विक चमक के साथ चमक रहे थे, मानो चांदी के तार के धागों से चमक रहे हों। एगोन ने धीरे से अपना सिर उठाया, जिससे उसकी आंखें चमकीली नीलम जैसी दिखाई देने लगी। उसके माथे पर बालों की कुछ लंटें बिखरी हुई थीं और उसके चेहरे की आकृति इतनी स्पष्ट थी मानो किसी कुशल कारीगर ने उसे गढ़ा हो। उसका जबड़ा मजबूत और दृढ़ था, उसका रंग बर्फ की तरह पीला था। उसने अपने सीने में उठती उत्तेजना को रोक लिया। जो नींद जैसा लग रहा था वह दरअसल खेल की अनुकूलित यादें थीं। कुछ ही सेकंड में एगोन ने इस दुनिया के सामान्य ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था, एक आश्चर्यजनक उपलब्धि। उसने कभी नहीं सोचा था कि गेम खेलने से वास्तव में उसे पुनर्जन्म मिलेगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिस्टम पैनल ने सच्चाई की पुष्टि की। वह डेस्टिन गॉडब्लेड गेम की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। इस नए जीवन में वह एनार का नाजायज बेटा था, जो टारगेरियन वंश का मुखिया था और परिवार का सबसे बड़ा बेटा था।
हालांकि एनार के वैध पुत्र गेमॉन के जन्म के बाद तथा उत्तराधिकार विवादों और गेमॉन की मां की एगोन के प्रति खुली नापसंदगी के कारण एनार ने उसे बचपन में ही एक धनी व्यापारी के पास पालने के लिए भेज दिया था। वो व्यापारी एगोन का दत्तक पिता हाल ही में बीमारी से मर गया था। अब उसके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में एगोन को ड्रैगन्स ट्रेजर व्यापारी संघ विरासत में मिला था। अपने दिमाग में पृष्ठभूमि की यादों को व्यवस्थित करने के बाद एगोन ने अपने खेल की विशेषताओं को सामने लाया। नाम एगोन। राष्ट्र वैलेरियन फ्रीहोल्ड हाउस टारगेरियन बास्टर्ड। राजनीति 80, रणनीति 80, सैन्य रणनीति 80, मानसिक शक्ति 80, जीवन शक्ति 80, प्रतिभाएं एस क्लास एलियनशिप ट्रू ड्रैगन ब्लड ड्रैगनबोन कौशल वैलेरियन कॉमन कुशल व्यापार बुनियादी रसायन विज्ञान बुनियादी राजनीति बुनियादी चीनी कुशल मार्क्स भाग्य अंक 0। आइटम कोई नहीं। डेस्टिनी पॉइंट्स का इस्तेमाल ड्रॉ के लिए किया जा सकता है। हर 100 डेस्टिनी पॉइंट से एक ड्रॉ मिलता है। 10 ड्रॉ से कम एक हरे रंग की क्वालिटी वाली वस्तु की गारंटी मिलती है। उन्होंने खेल के आखिरी ईस्टर एग को याद किया। इसे पूरा करने से खिलाड़ियों को स्वर्गारोहण करने और देवता बनने का मौका मिलता था। इस दुनिया में शायद ये सिर्फ कल्पना नहीं थी। इस संभावना ने एगोन को इस स्थानांतरण को बहुत गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी पीठ सीधी की, फिर अपने वस्त्रों में हाथ डाला और एक ड्रैगन डिजाइन वाली वैलेरियन स्टील की अंगूठी निकाली और उसे अपने अंगूठे पर पहन लिया। चारों मुख्य प्रबंधक उस युवक को गंभीरता से देख रहे थे। ये स्पष्ट था कि सभा शुरू होने वाली थी। चारों प्रबंधक 40-40 साल के थे, मध्यम आयु के पुरुष। फिर भी एगोन की लंबी चुप्पी से किसी को जरा भी बेचैनी नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वैलेरियन फ्रीहोल्ड में 3 स्तरीय दास वर्ग व्यवस्था लागू थी। शीर्ष स्तर पर नागरिक थे जिनके पास मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार और व्यवसाय करने का अधिकार था। दूसरा स्तर आम आदमी का था, जिसके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता बरकरार थी। तीसरा स्तर दास था, जिसके पास किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी। चारों प्रबंधक दूसरे दर्जे के आम लोग थे। केवल एगोन एक नागरिक और व्यापारी संघ के स्वामी के रूप में ड्रैगन्स ट्रेजर को फ्रीहोल्ड के भीतर काम करने के अधिकार रखता था। एगोन ने अपनी निगाहें ओक की मेज पर टिका दी, जो गिल्ड के भीतर अधिकार का प्रतीक थी। उसकी नजरें उसके बाएं हाथ पर टिकी रहीं जब वो उसे धीरे धीरे मेज पर घुमा रहा था। अपनी उंगलियों के नीचे पॉलिश की हुई लकड़ी के रेशों को महसूस कर रहा था, चिकना, बारीक और बिल्कुल असली। वो मूर्त अनुभूति ही इस बात का पर्याप्त प्रमाण थी कि यह संसार कोई भ्रम नहीं है। फिर अपना सिर घुमाकर उसने अपने दाहिने हाथ की गति का अनुसरण किया और उसे भी मेज पर रख दिया, एक आदेशात्मक मुद्रा अपनाते हुए, ठीक वैसे ही जैसे मूल मालिक ने विरासत में मिली यादों में किया था। एगोन ने अपना सिर उठाया और परछाई के नीचे से उसकी बैंगनी आंखें अव्यक्त महत्वाकांक्षा से चमक उठी। अचानक उसने अपनी अंगुलियों के जोड़ों को ओक की मेज पर 2 बार मारा। धप धप। दोनों दस्तकें भरी हुई क्रॉसबो के ट्रिगर की तरह गूंज रही थीं, तेज, निर्णायक और अनदेखा करना असंभव। बिना किसी हिचकिचाहट के चारों मुख्य प्रबंधकों ने एगोन को प्रणाम किया। मेरे नाथ मास्टर, 3 आवाजें एक साथ सुनाई दीं। इसके बाद गिल्ड की औपचारिक निष्ठा अनुष्ठान की बारी आई। चारों प्रबंधक लंबे समय से दुनिया के अलग अलग कोनों में तैनात थे और हर एक गिल्ड के कामकाज की एक खास शाखा की देखरेख करता था। उन सभी का एक जगह इकट्ठा होना दुर्लभ था। गिल्ड की विरासत मिलने के बाद से यह एगोन का पहली बार किसी बैठक की अध्यक्षता करने का मौका था। परंपरा के अनुसार चारों प्रबंधकों को गिल्ड के नए स्वामी के प्रति अपनी वफादारी की शपथ लेनी थी। एक एक करके वे एगोन के पास पहुंचे। उसने थोड़ा मुड़कर अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, जिस पर ड्रैगन की आकृति वाली एक वैलेरियन स्टील की अंगूठी थी। यीतीश प्रबंधक ने आदरपूर्वक आगे बढ़कर अंगूठी को चूमा। धीमी आवाज में उन्होंने शपथ ली, आपका वफादार सेवक और अनुयायी ब्रूस आपकी आज्ञा पर है। मेरेक्सिस हमारी वाचा का साक्षी है, एगोन ने उत्तर दिया। उसका स्वर अभी भी थोड़ा कठोर था। मेरेक्सिस वाणिज्य का देवता था जिसकी पूजा वैलेरियन लोग करते थे। अन्य 3 प्रबंधक भी बारी बारी से आए और प्रत्येक ने एगोन के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली। डिंगटिल्डा एगोन की दृष्टि के निचले बाएं कोने पर एक हल्की झंकार सुनाई दी, क्योंकि उसके गेम इंटरफेस पर एक संकेत दिखाई दिया। एक छोटे गुट के उत्तराधिकारी बनने पर बधाई, आपको शुरुआती बोनस मिला है। एक मुफ्त इनाम ड्रॉ उपलब्ध है, क्या आप अभी ड्रॉ करना चाहेंगे? हाँ, एगोन ने मन ही मन जवाब दिया, एक विचार के साथ इंटरफेस को नियंत्रित करते हुए। नीले रंग की गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त हुई, ब्लड ऑर्किड गुना 10। गेम प्रोग्राम पुरस्कारों को चरणों में वितरित करेगा। डेस्टिनी पॉइंट्स और दुर्लभ वस्तुएं अर्जित करने के लिए प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में भाग लें और उन्हें प्रभावित करें। वस्तुओं की गुणवत्ता निम्नतम से उच्चतम तक क्रमबद्ध होती है, सफेद, हरा, नीला, बैंगनी और सुनहरा। कृपया जल्द से जल्द एक पत्नी खोजें, संतान पैदा करें और मुख्य भाग्य खोज शुरू करें। एक अनुभवी खिलाड़ी के रूप में एगोन पहले से ही इन तकनीकों से अच्छी तरह परिचित था। इस खेल में केवल वस्तुएं इकट्ठा करके ही हर चरण को पार करने की उम्मीद की जा सकती थी। केवल यथार्थवाद के बल पर कोई घर 1000 साल तक नहीं टिक सकता, लेकिन उत्तराधिकारी बनाने के मामले में देरी नहीं की जा सकती थी। अब जबकि वो सचमुच खेल की दुनिया में स्थानांतरित हो चुका था, यहाँ मरने का मतलब वास्तविक अपरिवर्तनीय मृत्यु हो सकती थी। हालांकि अगर वो अपने पीछे रक्त संबंधी वंशज छोड़ जाता है तो वह घर की आत्मा बन सकता है, हमेशा के लिए उसकी विरासत से बंधा हुआ। उस समय एगोन अपने प्रबंधकों के साथ गिल्ड के भविष्य पर चर्चा करते हुए एक बैठक में व्यस्त था। पैनल को जल्दी से देखने के बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बंद कर दिया। मेरे नाथ, एगोन की थोड़ी सी व्याकुलता देखकर ब्रूस ने उसे संकेत देने के लिए ऊपर देखा। खातों और वित्त के प्रभारी प्रबंधक के रूप में ब्रूस का उन चारों में सबसे अधिक प्रभाव था। एगोन ने थोड़ा सिर हिलाया, अपना हाथ उठाया और शांति से कहा, आप सब अपनी सीट पर बैठ जाइए। आइए गिल्ड की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें। ब्रूस और अन्य लोग खड़े हुए, अपने लंबे वस्त्र समेटे और चौकोर मेज के किनारे बैठ गए।
ब्रूस के अलावा, जो एक ज्योतिष की विशिष्ट विशेषताओं को धारण करता था, अन्य 3 प्रबंधक थे। टाब, जो मुख्य शहरों में बिक्री के लिए जिम्मेदार था, रेमन, जो एसोस से दास खरीद का प्रभारी था, और मोरिक, जो फ्रीहोल्ड में तैनात था और कॉड, वेल तेल, हथियारों और अन्य सामानों के संग्रह का प्रबंधन करता था। महाराज, जब से वो मसाला जहाज अप्रत्याशित रूप से डूबा है, तब से गिल्ड का काम रुक गया है। हम दिवालिया होने के कगार पर हैं। ब्रूस फिर से बोलने वाला पहला व्यक्ति था। मोरिक ने कड़वाहट से कहा, हमारे पास आपूर्ति खरीदने के लिए कोई धन नहीं है और हमारे सभी 10 व्यापारी जहाज बंदरगाह पर बेकार पड़े हैं। एगोन ने अपना माथा रगड़ा तथा टॉबर और रेमन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले समूह पर अपनी नजर घुमाई। तुम दोनों का क्या? अगर कोई समस्या है तो अभी सुन लेते हैं। टॉबर ने सिर हिलाया। बिना माल के आज़ाद शहरों में पहुंचे मैं कुछ नहीं कर सकता। मसाला जहाज दुर्घटना के बाद हम पेंटोस के बड़े व्यापारियों के साथ अपना सौदा नहीं निभा पाए। अगर हम सामान नहीं पहुंचाते रहे तो हम उस व्यापारिक रास्ते को पूरी तरह से खो देंगे। रेमन ने आह भरी। मेरे साथ भी यही हुआ। पैसे नहीं है तो गुलाम खरीदने का कोई रास्ता नहीं है। मैं पैसों की समस्या के कारण मीटिंग से वापस आ गया। एगोन ने ब्रूस की ओर मुड़कर कहा, हमारे पास कितनी पूंजी बची है? 320 सोने के सिक्के, ब्रूस ने साफ साफ जवाब दिया। एक जहाज के डिब्बे को भरने के लिए भी काफी नहीं। टॉबर ने सुझाव दिया, क्या होगा यदि हम ड्रैगन लॉर्ड ट्रेजरी से ऋण लें और उसे अपनी आधार पूंजी के रूप में उपयोग करें? ड्रैगन लॉर्ड ट्रेजरी फ्रीहोल्ड के शासक ड्रैगन लॉर्ड परिवार द्वारा संचालित एक बैंक था जो निवेश और ऋण का प्रबंधन करता था। ये सारे कर्ज सूदखोरी वाले हैं, मोरिक ने बीच में ही टोकते हुए कहा। एक चक्कर तो पूरा ब्याज चुकाने में ही निकल जाएगा। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। सच तो यह है कि वहां एक महत्वपूर्ण संपत्ति थी जिसका अभी तक किसी ने उल्लेख नहीं किया था, वह इमारत जिसमें वे बैठे थे। ये 3 मंजिला काले पत्थर का टावर, जो 1000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा फैला हुआ था, चहल पहल वाले मेरेक्सिस स्क्वायर में स्थित था। ये कभी एगोन के धनी पालक पिता का पैतृक घर हुआ करता था, और अब जब फ्रीहोल्ड दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन गया था तो इस संपत्ति का मूल्य आसमान छू गया था, कई 100 गुना। क्यों ना हम ड्रैगन ट्रेजर टावर को गिरवी रख दें? टॉबर ने एगोन की ओर देखते हुए झिझकते हुए कहा। नहीं। ब्रूस अपनी कुर्सी पर अकड़कर बैठे हुए थे और उन्होंने उनकी बात पूरी होने से पहले ही उन्हें रोक दिया तथा कड़ी आपत्ति जताते हुए मेज पर हाथ पटक दिया। मोरिक ने सहमति जताते हुए कहा, वह संपत्ति स्वामी की है, इसका उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। एगोन शांत रहा। उसकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं, कोहनियां आर्मरेस्ट पर टिकी हुई थीं और वह विचारों में डूबा हुआ था। ये 4 प्रबंधक ऊपर से तो वफादार लगते हैं। एक कट्टरपंथी है, दूसरा शांतिदूत, बिक्री प्रमुख टॉबर और दास व्यापार का प्रबंधन करने वाला रेमन ऋण और बंधक के लिए दबाव डाल रहे हैं। खरीद प्रभारी मोरिक और वित्तीय अधिकारी ब्रूस उनका विरोध करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे मेरे पक्ष में हों। लेकिन वास्तव में उनमें से किसी ने भी कोई ठोस समाधान नहीं सुझाया है। ऐसा लगता है जैसे वे एक जाल बिछा रहे हैं और मुझे सीधे उसमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एगोन ने चुपचाप गणना की। उन्होंने अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने का फैसला किया। चलो कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। मैं कोई भी कदम उठाने से पहले गिल्ड की संपत्ति का व्यक्तिगत रूप से आकलन करना चाहता हूं। ऐसा लग रहा था कि टाबा आपत्ति जताने वाला था, लेकिन एगोन ने उसे तिरछी नजर से देखा और उसने अपनी जबान बंद कर ली। चलो बात करते हैं कि शहर में हाल ही में क्या हो रहा है। कोई बड़ी घटना? मैं गिल्ड के वित्तीय मुद्दों को सुझाने का कोई रास्ता ढूंढूंगा। मत भूलना, मैं सच्चे ड्रैगन के घराने से हूं, एगोन ने कमरे को आश्वस्त करते हुए कहा। खरीद प्रमुख मोरिक सबसे पहले जवाब देने वाले थे। खबर है कि हाउस टारगेरियन में एक ड्रैगन ड्रीमर उभर आया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ी घटना की भविष्यवाणी की है, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड्स ने विवरण गुप्त रखा है। माल की खरीद का काम संभालने के लिए वेलेरिया में तैनात मोरिक उनमें से सबसे अधिक जानकार थे। अपनी अनुकूलित यादों से एगोन को पता था कि एक टारगेरियन कमीने के रूप में उसकी पहचान 4 प्रबंधकों के लिए अज्ञात थी। बेशक वो कुख्यात वालारिया के विनाश के बारे में जानते थे, रहस्यमय उत्पत्ति की एक सर्वनाशकारी आपदा जिसने वालारियाई प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से को तहस नहस कर दिया था और 5 सहस्राब्दियों की समृद्धि के बाद वालारियाई फ्रीहोल्ड को नष्ट कर दिया था। ये सब एक टारगेरियन ड्रैगन ड्रीमर की भविष्यवाणी से शुरू हुआ था, जिसने परिवार को अपने 2 जागीरदार घरों के साथ ड्रैगनस्टोन भागने के लिए प्रेरित किया। मोरिक, जो एक गिल्ड प्रबंधक था, को इस बात की भनक एगोन, एक टारगेरियन कमीने, से पहले लग गई थी, जिसने यह स्पष्ट कर दिया था कि हाउस टारगेरियन से उसका संबंध बहुत पहले ही टूट चुका था। यह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ो, एगोन ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा मोरिक ने आगे कहा, 1 महीने में फ्रीहोल्ड में ड्रैगन वशीकरण प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। असली ड्रैगन रक्त वाले कई लोग पहले ही वेलेरिया लौट रहे हैं। मैंने सुना है कि ब्लैक मार्केट में ड्रैगन वशीकरण के लिए अनुशंसित स्लॉट की कीमतें आसमान छू रही हैं। एगोन चुप हो गया। उसे ड्रैगन को काबू में करने की लंबे समय से चली आ रही वेलेरियन परंपरा याद आ गई। हजारों वर्षों से फ्रीहोल्ड ने जादुई ड्रैगन को नियंत्रित करने और नियंत्रित करने के लिए सख्त प्रोटोकॉल विकसित किए थे। फ्रीहोल्ड के ड्रैगन टेमिंग एक्ट के अनुसार केवल सच्चे ड्रैगन हाउस के किसी सदस्य द्वारा औपचारिक रूप से अनुशंसित लोगों को ही ड्रैगन को वश में करने की अनुमति थी। फिर भी उन कुलीन परिवारों के पास अनुशंसित संख्याएं सीमित थीं। जो कोई भी बिना अनुमति के किसी जंगली ड्रैगन को वश में करने का प्रयास करेगा, उसे फ्रीहोल्ड के सभी सच्चे ड्रैगनों द्वारा खोज लिया जाएगा। ड्रैगन टेमिंग एक्ट फ्रीहोल्ड के नियंत्रण से परे ड्रैगन के प्रसार को रोकने के लिए अस्तित्व में था। हजारों सालों बाद ड्रैगन लॉर्ड्स का खून फैल चुका था। वेलेरियन प्रायद्वीप पर एगोन जैसे कमीने अनगिनत थे। अगर उनमें से हर एक ने ड्रैगन पर कब्जा करने की कोशिश की तो ड्रैगन लॉर्ड परिवारों का शासन खतरे में पड़ जाएगा। ये कानून एगोन के पिछले जीवन की परमाणु अप्रसार संधि की तरह ही काम करता था, जिसे फ्रीहोल्ड के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बनाया गया था और पीढ़ियों तक सख्ती से लागू किया गया था। मैं ड्रैगन वशीकरण में भाग लेना चाहता हूं, एगोन ने अपना सिर उठाते हुए और पूरे कमरे की निगाहों के सामने दृढ़ता से घोषणा करते हुए कहा। सम्मेलन कक्ष में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। ब्रूस ने सबसे पहले इस बात को तोड़ा।
वो थोड़ा आगे झुककर शांत स्वर में बोला, हमारे पास ड्रैगन वशीकरण के लिए कोई स्लॉट नहीं है। ब्लैक मार्केट में एक स्लॉट की कीमत अब 1 लाख से ज्यादा सोने के ड्रैगनों से ज्यादा है। मुझे डर है हमें एक खरीदने के लिए ब्लैकस्टोन टॉवर बेचना पड़ेगा। एगोन ने इस पर विचार किया, यह वास्तव में एक कठिन समस्या थी। लेकिन तभी उसे टारगेरियन परिवार का ख्याल आया। इस समय उसकी सौतेली बहन डेनिस द ड्रीमर ने पहले ही प्रलय के आने की भविष्यवाणी कर दी थी। परिवार को जल्द ही वैलेरियन प्रायद्वीप खाली करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यद्यपि टारगेरियन घराना ड्रैगन लॉर्ड परिवारों में सबसे निचले पायदान पर था, फिर भी उसके पास ड्रैगन को वश में करने के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने का अधिकार था। ड्रैगन के खजाने के गिल्ड के पास जहाज थे, और यदि हाउस टारगेरियन स्थानांतरित होने की योजना बना रहा था तो शायद वह उनकी मदद लेने के लिए इसका लाभ उठा सकता था। एक कमीने के रूप में उसकी स्थिति ही शायद उस दरवाजे को खोलने की कुंजी हो सकती है। स्लॉट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा अपना तरीका है, एगोन ने शांति से कहा। खरीद प्रमुख, मोरिक ने तुरंत चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप एक स्लॉट खरीद भी लेते हैं तो भी सफलता की संभावना बहुत कम है। 14 लट्टों में ड्रैगन की सभी मानदेय 40 ड्रैगन लॉर्ड परिवारों के नियंत्रण में हैं। उनके नक्शों के बिना आप ड्रैगन्स को ढूंढ भी नहीं पाएंगे। काले बाजार में तथाकथित पालतू बनाने वाले स्लॉट वे सिर्फ ड्रैगन लॉर्ड्स द्वारा पैसे कमाने की एक योजना है। ऐसा लग रहा था कि अन्य 2 प्रबंधक भी बोलने वाले थे। एगोन ने मोरिक की बकबक काटते हुए हाथ उठाया और दृढ़ता से दोहराया, मेरे परिवार में ड्रैगन लॉर्ड का खून है। ड्रैगन लॉर्ड परिवारों से हमारे गहरे रिश्ते हैं। जरा सोचिए, आपको क्या लगता है कि ड्रैगन ट्रेजर गिल्ड को फ्रीहोल्ड में काम करने की इजाजत कैसे मिली होगी? ये कहते हुए एगोन खड़ा हो गया, उसकी नजर दीवार पर गई। उसने हाथ बढ़ाकर वेल के तेल से बनी एक मोमबत्ती निकाली। अपनी याददाश्त के अनुसार रेमन अक्सर धूम्रपान करता था, इसलिए एगोन उसके पास गया और उसने रेमन को मोमबत्ती जलाने का इशारा किया। जैसे ही लौ में आग लग गई, एगोन ने शांतिपूर्वक अपना हाथ बढ़ाया और उसे सीधे आग के ऊपर रख दिया। सच्चे ड्रैगन आग से नहीं डरते। चारों प्रबंधकों की आंखें चौड़ी हो गईं, वे दंग रह गए जब एगोन ने बिना हिले डुले अपना हाथ आग की ओर कर दिया। उनके चेहरे पर स्तब्धता छा गई, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी नजर एगोन के अलौकिक रूप पर पड़ी और एक अवचेतन शांति छा गई। उन्होंने मन ही मन यह निष्कर्ष निकाला कि उनके स्वामी में जरूर असली ड्रैगन के खून की मात्रा बहुत ज्यादा है। एगोन ने मोमबत्ती ओक की मेज के बीच में रखी, पीछे मुड़ा और बैठ गया। अपनी कुर्सी पर झुककर उसने समान भाव से कहा, निश्चिंत रहो। एक बार जब मैं किसी ड्रैगन को सफलतापूर्वक वश में कर लूंगा और फ्रीहोल्ड में एक सच्चे ड्रैगन के रूप में पंजीकृत हो जाऊंगा तो मैं तुम सभी को अपने जागीरदार के रूप में पंजीकृत कर दूंगा। तुम्हें प्रथम श्रेणी की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ट्रू ड्रैगन विशेष रूप से ड्रैगन नाइट को संदर्भित करता है, एक कुलीन स्थिति जो फ्रीहोल्ड में प्रथम श्रेणी के नागरिकों की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त है। चारों प्रबंधकों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप अनगिनत विचारों पर विचार करने लगे। अगर गिल्ड में एक ड्रैगन होता तो फ्रीहोल्ड में उसका प्रभाव नाटकीय रूप से बढ़ जाता। सच्चे ड्रैगन्स को करों में छूट भी मिलती थी और फ्रीहोल्ड कॉलोनियों में उन्हें कई विशेषाधिकार भी मिलते थे। और एगोन ने अभी अभी उन चारों को प्रथम श्रेणी के नागरिक का दर्जा देने का वादा किया था। रेमन ने सबसे पहले जवाब दिया और सीधे बैठते हुए कहा, मैं ड्रैगन वशीकरण प्रतियोगिता में भाग लेने के आपके फैसले का समर्थन करता हूं। मैं सहमत हूं, मोरिक ने अपना हाथ तेजी से उठाते हुए कहा। टॉबर ने भी यही कहा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ब्रूस थोड़ा हिचकिचाया, उसकी आंखें कुछ देर के लिए झपकी, लेकिन अंततः उसने हल्का सा सिर हिला दिया। एगोन खड़ा हुआ, हल्के से ताली बजाई और हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा तो मोरिक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मोरिक ने तुरंत अपना ध्यान एगोन की ओर मोड़ा, तुम्हारे आदेश पर। एगोन ने निर्देश दिए, 14 लट्टों में ड्रैगन की मांदों से जुड़ी किसी भी जानकारी पर नजर रखना। मुझे एक उपयुक्त ड्रैगन ढूंढना है। फ्रीहोल्ड में ड्रैगन 3 श्रेणियों में बटे होते हैं, जानवर ड्रैगन, असली ड्रैगन और ड्रैगन लॉर्ड। मुझे कम से कम एक असली ड्रैगन तो चाहिए। मोरिक ने थोड़ा झुककर कहा, समझ गया। एगोन ने फिर रेमन की ओर देखा। रेमन मुस्कुराया, जी महाराज। एगोन ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मुझे एक औरत चाहिए, पवित्र, और हो सके तो असली ड्रैगन खून वाली। गुलाम बाजार पर नजर रखना। रेमन ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया, महाराज, ड्रैगन ब्लड गुलामों का व्यापार फ्रीहोल्ड में अवैध है। एगोन ने हल्के से सिर हिलाया, अभी तो बस एक ढूंढ लो, बाकी का बाद में निपटारा कर लेंगे। रेमन ने पूछा, तुम्हें उसकी कितनी जल्दी जरूरत है? जितनी जल्दी हो सके। रेमन ने हल्के से सिर हिलाया, समझ गया। चारों प्रबंधकों में से किसी को भी एगोन का अनुरोध असामान्य नहीं लगा। आखिरकार वैलेरियन फ्रीहोल्ड एक गुलाम राज्य था और एक धनी कुलीन के लिए कई रिखेले रखना कोई असामान्य बात नहीं थी। यदि और कुछ नहीं हुआ तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, एगोन ने हाथ हिलाते हुए कहा। चारों प्रबंधक खड़े हुए, एक साथ झुके और सम्मेलन कक्ष से बाहर चले गए। अकेले में एगोन ने गहरी सांस ली। उन आदमियों से निपटते निपटते वो सचमुच थक गया था। वो टेबल टॉप पर लयबद्ध तरीके से अपनी उंगलियां थपथपाने लगा और मन ही मन सोचने लगा, टारगेरियन परिवार की कुलमाता वैध पुत्र गेमोन की मां मुझसे गहरी दुश्मनी रखती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्राथमिकता टारगेरियन परिवार के मुखिया एनार के साथ तनाव कम करने का कोई रास्ता ढूंढने की होनी चाहिए। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। उसे एक विचार आया। एगोन ने अपनी कमर पर पड़े चमड़े के म्यान से कलम निकाली, मेज से चर्मपत्र का एक पन्ना उठाया और उसे समतल कर दिया। उसने कलम को स्याहीदान में डुबोया, फिर चर्मपत्र पर अजीब ढंग से लिखना शुरू किया। पृष्ठ पर हाई वैलेरियन लिपि की पंक्ति दर पंक्ति लिखी हुई थी, जो किसी बच्चे की गंदी लिखावट जैसी लग रही थी। कुछ ही देर में उसने एक पत्र तैयार कर लिया। इसकी शुरुआत विनम्र औपचारिकताओं से हुई और अंत में एक नोट लिखा था जिसमें लिखा था कि वो अगले दिन आएगा। एगोन ने कलम को नीचे रखा, स्याही को सुखाने के लिए उस पर धीरे से फूंका और पत्र को सावधानीपूर्वक मोड़ दिया। फिर उसने ऊपर देखा और नौकर को बुलाने के लिए आवाज उठाई। कुछ ही देर में सादे कब्दों में एक नौकर जल्दी से आया और दरवाजे पर आदरपूर्वक खड़ा हो गया। एगोन ने उसे इशारा किया और नौकर जल्दी से आगे बढ़ा।
एगोन ने उसे पत्र थमा दिया और गंभीरता से निर्देश दिया, इसे तुरंत टारगेरियन हाउस पहुंचा दो। ध्यान रहे कि यह सीधे किसी प्रभारी को ही दिया जाए। नौकर ने दोनों हाथों से पत्र स्वीकार किया, झुककर उत्तर दिया, जी मेरे स्वामी, और फिर मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। अब जब सब कुछ तय हो गया तो एगोन को अंततः वह नौसिखिया पुरस्कार वस्तु याद आ गई जिसे उसने निकाला था। उसने अभी तक उसे ठीक से नहीं देखा था। एक विचार के साथ उसने आइटम का विवरण खोला, ब्लड ऑर्किड। आइटम, ब्लड ऑर्किड गुना 10। प्रकार, उपभोज्य, गुणवत्ता, नीला, रेटिंग 35। प्रभाव, जैविक जीवन रूपों पर काम करता है, आनुवंशिक उत्परिवर्तन को उत्तेजित करता है, आनुवंशिक कोड की ऊपरी सीमाओं को खोलता है। नोट, कृपया शांत रहें और छोटी कोशिकाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। एगोन ने विवरण पढ़ा और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने पहले किसी फिल्म में कुछ देखा हो। उसने धीरे से अपनी हथेली खोली और क्षण भर में हवा से 10 रक्त लाल ऑर्किड फूल प्रकट हो गए। खेल में खींची गई वस्तुओं को खेल के आइटम स्थान में संग्रहित किया जा सकता था, जो उल्लेखनीय रूप से सुविधाजनक था। अपनी कलाई के एक झटके से एगोन ने ब्लड ऑर्किड को आइटम स्पेस में वापस कर दिया। अभी उनका इस्तेमाल करने का समय नहीं था, खासकर जेनेटिक स्टिमुलेशन के जिक्र को देखते हुए। कौन जानता था कि उनके क्या दुष्प्रभाव होंगे। वो उठा और खिड़की के पास जाकर नीचे की हलचल भरे दृश्य को देखने लगा। अपने सुविधाजनक स्थान से वो एक ही नज़र में पूरे चौक का नजारा ले सकता था। बाहर चौक लोगों से भरा हुआ था तथा लगातार हलचल और आवाजें आ रही थीं। बीच में एक विशाल स्फिंक्स खड़ा था, मानो कोई प्राचीन रक्षक हो। एक ही विशाल शिलाखंड को तराशकर बनाया गया। उसका मांसल सिंह जैसा शरीर मानो अपरिष्कृत शक्ति से धड़क रहा था, राजसी, शक्तिशाली और अडिग। उसमें एक प्रकार का भविष्यवादी सौंदर्यबोध झलक रहा था जिसने एगोन को प्रभावित किया। वो नज़ारे की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसके दत्तक व्यापारी पूर्वजों से विरासत में मिला ये टावर वाकई एक असाधारण स्थान पर था। वहां का नज़ारा उसकी कल्पना से भी परे था। ब्लैकस्टोन टावर के पीछे एक छोटा सा विलुप्त ज्वालामुखी खड़ा था जो कई दर्जन मीटर ऊंचा था। ये भी एगोन परिवार की जागीर का हिस्सा था। जमीन पर फसलें नहीं उगाई जा सकती थीं। उसके आसपास की हवा गर्म और कष्टदायक थी, मानो किसी विशाल स्टीमर के अंदर हो। एगोन ने अपनी कल्पना को उड़ान भरने दिया। अगर वैलेरिया का विनाश निश्चित न होता तो शायद वो यहाँ कुछ पानी मोड़कर एक भूतापीय गर्म झरना विकसित कर सकता था। इसे वैलेरिया का पहला लग्जरी रिजॉर्ट बनाना कोई बुरा विचार नहीं होगा। तभी एक भयंकर गर्जना ने उसके विचारों को चकनाचूर कर दिया। उसने ऊपर देखा और एक विशालकाय अजगर को देखा जो कम से कम 100 मीटर लंबा था, युद्ध मशीन की तरह आकाश को चीरता हुआ, चौक के ऊपर गरजते हुए सूर्य को धकता हुआ। जानवर का शरीर ज्वाला के रंग के शिल्कों से ढका हुआ था, मानो पिघले हुए मैग्मा से गढ़ा गया हो। उसका विशाल भयावह सिर दांतेदार मुकुट जैसे सींगों से जड़ा हुआ था जो धूप में लाल रंग में चमक रहे थे। उसके खुले जबड़े चाकू जैसे दांतों से भरे हुए थे जो ठंडे स्टील के मुंह की तरह चमक रहे थे और बेतरतीब थे। इस जीव के पंख विशाल लाल पालों जैसे मोटी शक्तिशाली हड्डियों से टिके हुए थे जो पंखों की झिल्लियों को तना हुआ रखती थीं। उसके पंखों की हर धड़कन से एक तेज हवा चलती थी जो नीचे चौक पर रेत और धूल उड़ाती थी। एगोन ने सहज ही अपना हाथ उठाकर अपनी आंखों को धूप से बचा लिया और ड्रैगन की काठी पर बैठे सवार को बिना पलक झपकाए घूरने लगा। उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं ऐसा ही ड्रैगन रखूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हाउस टारगेरियन की पैतृक संपत्ति वैलेरिया के ठीक बाहर विशाल पहाड़ियों के बीच स्थित थी। ड्रैगन लॉर्ड हाउस टारगेरियन की वर्तमान पीढ़ी संख्या में कम थी। कुलपिता एना टारगेरियन ने परिवार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, कई पत्नियां रखीं और कई रखेलें रखीं। फिर भी दशकों बाद उसके केवल 3 बच्चे ही हुए। सबसे बड़ा एगोन एक नाजायज छोटी उम्र से ही प्रतिभाशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उत्तराधिकार के मुद्दों के कारण एनार ने उसे बचपन में ही एक धनी व्यापारी के यहाँ पालने के लिए भेज दिया था। वैद पुत्र गेमोन हंसमुख और साहसी था तथा उसमें एक सच्चे उत्तराधिकारी बनने के गुण थे। दूसरी बेटी डेनिस कुशाग्र बुद्धि की होने के साथ साथ स्वभाव से शांत भी थी। छोटी उम्र से ही उसने दुर्लभ और असामान्य प्रतिभाएं प्रदर्शित की। वह जन्मजात ड्रैगन ड्रीमर थी। फ्रीहोल्ड में ड्रैगन ड्रीमर्स एक दुर्लभ और पूजनीय अस्तित्व थे। वे विशेष रूप से सच्चे ड्रैगन रक्त वाले लोगों को संदर्भित करते थे जो भविष्य सूचक सपनों के माध्यम से भविष्य का पूर्वानुमान लगा सकते थे। लेकिन हाल ही में डेनिस को एक ऐसा दृश्य दिखा जिससे एनार बहुत परेशान हो गया। अपने भविष्य सूचक सपने में डेनिस ने वैलेरियन प्रायद्वीप के विनाश का एक भयावह दृश्य देखा। उसने अपने पिता को इसका वर्णन किया। आसमान रक्त लाल हो गया, जलती हुई लपटों की लहरें जमीन पर प्रचंड ज्वार की तरह फैल गईं। पूरा प्रायद्वीप एक गगनभेदी गर्जना के साथ आकाश में उड़ गया। धुआं अंतहीन रूप से उठता रहा, सूरज को ढकता रहा। कभी गौरवशाली फ्रीहोल्ड एक ही दिन में गायब हो गया, राख और शून्य में तब्दील हो गया। जब एनार ने भारी मन से अपनी बेटी के भविष्य सूचक स्वप्न के बारे में ड्रैगन लॉर्ड परिषद को बताया तो शुरू में काफी हलचल मच गई। उन्हें 14 ड्रैगन लॉर्ड पार्षदों द्वारा पूछताछ के लिए परिषद हॉल में बुलाया गया। लेकिन उस भव्य कक्ष में ड्रैगन लॉर्ड्स ने टारगेरियन घराने के मुखिया को उपहास और उपहास भरी नजरों से देखा। उनके लिए ऐसी भयावह भविष्यवाणी एक कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं थी। फ्रीहोल्ड समृद्ध और शक्तिशाली है, यह एक ही दिन में कैसे बर्बाद हो सकता है? याद रखें, वैलेरियन प्रायद्वीप बहुत विशाल है। यह एस्सोस महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से में फैला हुआ है। वीरों के युग में भी पौराणिक कथाओं के देवता अपनी अलौकिक शक्ति से इतनी विशाल भूमि को नष्ट नहीं कर सकते थे। हालांकि फ्रीहोल्ड में ड्रैगन ड्रीमर्स दुर्लभ थे, लेकिन वास्तविक ड्रैगन वंशों की विशाल संख्या का अर्थ था कि लगभग 5 ज्ञात व्यक्तियों में भविष्यवाणी करने की क्षमता थी। यदि आपकी बेटी का दृश्य वास्तविक है एनार, तो अन्य ड्रैगन ड्रीमर्स में से किसी ने भी वही चीज क्यों नहीं देखी? संदेह की आवाजें विशाल हॉल में गूंज रही थीं, लहर दर लहर एनार पर टूट रही थीं। वो कक्ष के मध्य में अकेला खड़ा था, चारों ओर संदेह भरी निगाहों से घिरा हुआ। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई शिकार किया हुआ जानवर आग पर धीरे धीरे भून रहा हो।
आप बस अपनी बेटी के सपने का इस्तेमाल करके हाउस टारगेरियन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रैगन लॉर्ड काउंसिल में घुसने की योजना बना रहे हैं। पूरी तरह से भ्रम। हालांकि उसका दिल गुस्से से जल रहा था, एनार के पास बहस करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके होंठ कांप रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वो किसी डांटे हुए बच्चे जैसा लग रहा था जिसने कोई गलत काम किया हो। सच्चे ड्रैगन परिवारों में हाउस टारगेरियन विशेष रूप से मजबूत नहीं था, लेकिन एनार के पास स्वयं ड्रैगन लॉर्ड क्षमता वाला एक ड्रैगन था, बेलेरियन। ठीक इसी वजह से हाउस टारगेरियन को ड्रैगन लॉर्ड काउंसिल में सीट पाने का सबसे संभावित उम्मीदवार माना जाता था। लेकिन अब यही संभावना उस पर संदेह का कारण बन गई थी, और इसलिए 14 ड्रैगन लॉर्ड्स के दबाव में परिषद ने डेनिस की भविष्यवाणी को झूठा घोषित कर दिया। उन्होंने सूचना को दबाने के लिए तेजी से कदम उठाया तथा एनार को कड़ी चेतावनी जारी की, प्रलय का भय फैलाने के गंभीर परिणाम होंगे। एनार 14 लपटों से बेलेरियन के ऊपर से नीचे उतरा, उसके चेहरे पर कड़वी हार का भाव था। उसका दिल शीशे की तरह भारी हो गया था। यद्यपि परिषद ने उनकी बेटी के सपने को खारिज कर दिया था, फिर भी एनार का उस पर विश्वास अटूट रहा। परिवार के ड्रैगन पिट में लौटकर उसने बेलेरियन को ड्रैगन पालकों को सौंप दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे उसे मवेशियों और भेड़ों से भरपूर खाना खिलाएं। फिर बिना रुके वो अपनी जागीर लौट गया। यदि वो दूसरों का मन नहीं बदल सके तो अपने परिवार का भविष्य स्वयं तैयार करेंगे। हाउस टारगेरियन मौत का इंतजार करते हुए नहीं बैठेगा। नहीं, एनार ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वो अपने पूरे परिवार को लेकर जाने वाला था। एनार ने तुरंत अपने प्रबंधक को बुलाया और फ्रीहोल्ड तथा लॉन्ग समर की भूमि में स्थित परिवार की सभी संपत्तियों को यथाशीघ्र बेचने का आदेश जारी किया। इसके बाद के महीनों में हाउस टारगेरियन की असामान्य कार्रवाइयों ने कई गुटों की जिज्ञासा और ध्यान आकर्षित किया। किसी ने भी कभी किसी ड्रैगन लॉर्ड परिवार को अपने महल बेचते नहीं देखा था। ड्रैगन पिट जैसी महत्वपूर्ण चीज को तो छोड़ ही दीजिए, जो उनके वंश का आधार है। टारगेरियन पागल हो गए थे। अटकलें और अफवाहें जोरों पर थीं। कुछ जानकार लोग एनार के व्यवहार के पीछे की वजह जानने में कामयाब रहे, लेकिन जब उन्होंने वेलेरियन प्रायद्वीप के विनाश की भविष्यवाणी सुनी तो वे अविश्वास में हंस पड़े। उस दिन एनार अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर लेखा जोखा देख रहा था। हालांकि हमारा परिवार फ्रीहोल्ड के ड्रैगन लॉर्ड्स के बीच शक्तिशाली नहीं माना जाता, फिर भी ये संपत्तियां टारगेरियन परिवार के लिए विदेश में एक नया राज्य स्थापित करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। ये धन एक राष्ट्र की नींव का काम कर सकता है। एक लंबे काले वस्त्र में एक प्रबंधक हाथ में एक पत्र लिए सम्मानपूर्वक दरवाजे पर खड़ा हुआ। अंदर आइए, एनार ने कहा। अपने खातों पर वापस लौटने से पहले उसने ऊपर की ओर एक नजर डाली। मास्टर, लॉर्ड एगोन ने आपको एक पत्र भेजा है, प्रबंधक ने सम्मानजनक व्यवहार और ईमानदार मुद्रा के साथ उसे प्रस्तुत करते हुए कहा। एनार ने पत्र लिया, उसे खोला और पढ़ा। पढ़ने के बाद उसने एक हल्की सी आह भरी। बेटा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद तुम एक गिल्ड के मुखिया बन जाओगे। हाँ, एनार संक्षिप्त चिंतन में पड़ गया। फिर उसने पत्र को प्रबंधक की ओर फेंक दिया और शांति से कहा, कल के लिए एक बैठक की व्यवस्था करो। प्रबंधक ने थोड़ा झुककर कहा, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन एगोन के कमरे में धीरे धीरे गर्म धूप आ रही थी। अलमारी के सामने खड़े होकर उसने अपने ढेरों कपड़ों में से गहरे काले और लाल रंग का एक आकर्षक औपचारिक वस्त्र चुना। इसे पहनने के बाद एगोन ने दर्पण के सामने हेम और कॉलर को समायोजित किया। उसके चांदी जैसे बाल सहजता से लहरा रहे थे, धूप में ठंडी चमक बिखेर रहे थे। लगभग 20 साल का वो लंबा और दुबला पतला लग रहा था, जवानी का जोश और आत्मविश्वास बिखेर रहा था। तभी खिड़की के बाहर से कोचवान के घोड़ों को बुलाने की आवाज आई। एगोन ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर चला गया। गाड़ी पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसने कोचवान को हल्का सा इशारा किया और फिर नाव पर चढ़ गया। अपनी सीट पर पीछे झुककर एगोन चुपचाप आगामी बैठक के बारे में सोच रहा था। सच कहूं तो उसके पास खेलने के लिए ज्यादा पत्ते नहीं थे। यह अनिश्चित था कि वो टारगेरियन घराने को जीत पाएगा या नहीं। कोचवान की आवाज के साथ गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी और उसके पहिए पत्थर की सड़क पर लगातार खड़खड़ाहट की आवाज करने लगे। एगोन ने खिड़की से बाहर भीड़ भाड़ वाली सड़कों को देखा। लोग आते जाते रहे और दुकानों के बोर्ड हवा में धीरे धीरे हिलते रहे। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, शहर का शोर धीरे धीरे दूर होता गया। थोड़ी देर बाद हाउस टारगेरियन का भव्य महल अंततः नजर आने लगा। एगोन गाड़ी से नीचे उतरा और ऊपर देखा। ये किला हजारों वर्ग मीटर में फैला हुआ था, जिसके ऊंचे शिखर 100 मीटर ऊंचे आसमान में थे। विशाल काले पत्थर की दीवारों पर फ्रीहोल्ड के झंडे हवा में जोर जोर से लहरा रहे थे। एगोन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। टारगेरियन परिवार सचमुच बहुत शक्तिशाली है। भले ही वे ड्रैगन लॉर्ड परिवारों में सबसे शक्तिशाली न हो, फिर भी बाहरी दुनिया के लिए वे विशालकाय हैं। जैसे ही वो महल के द्वार की ओर जाने वाला था, काले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो स्पष्टतः एक प्रबंधक था, उसका स्वागत करने के लिए आगे आया। लॉर्ड एगोन, बटलर ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन किया। एगोन ने थोड़ा सिर हिलाया। मालिक आज महल में है, कृपया मेरे पीछे आइए, बटलर ने निमंत्रण में हाथ उठाते हुए कहा। वो एगोन को महल के लंबे गलियारों से होते हुए ले गया और अंततः उसे प्रतीक्षा करने के लिए स्वागत कक्ष में ले आया। कुछ ही पल बाद बाहर से दृढ़ कदमों की आहट गूंजी। ड्रैगन की कड़ाई वाले शानदार वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आत्मविश्वास से कमरे में दाखिल हुआ। काले कपड़े पहने बटलर आदरपूर्वक उसके पीछे पीछे चल रहा था। एगोन ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया, जो उसके जैसा ही था। यह उसका जैविक पिता एनार था। एगोन मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ, विनम्रतापूर्वक झुककर उनका अभिवादन किया। महाराज, आज आपसे मिलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। फ्रीहोल्ड रीति रिवाजों के अनुसार किसी नाजायज बच्चे को अपने जैविक पिता को पिता या डैड कहकर संबोधित करने की इजाजत नहीं थी। इससे एगोन को किसी अजनबी को इतने अंतरंग शब्दों से पुकारने की असहजता से मुक्ति मिल गई। एनार ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर धीरे से ऊपर देखा और एगोन को गौर से देखा। उसके सामने खड़े आदमी में दमखम और आकर्षक चेहरे मोहरे दोनों थे। पलक झपकते ही इतने साल बीत गए। अगर एगोन के चेहरे पर उसके बचपन के निशान अभी भी न होते तो एनार शायद इस नौजवान को अपना खून खराबा भी न समझ पाता।
आपको हाउस टारगेरियन में वापस क्या लाया है? एनार तेजी से चलता हुआ कमरे के शीर्ष पर स्थित सीट पर गया और शांति से बैठ गया। मैं अपने लिए आया हूँ, एगोन ने खुले तौर पर उत्तर दिया। एनार की भौहें थोड़ी सी कुड़ गईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एगोन को देखता रहा। मन ही मन सोच रहा था, गेमोन की माँ तुम्हें कभी परिवार में वापस आने नहीं देगी। ये लड़का दिखने में तो अच्छा है, लेकिन असल में कितना काबिल है? एगोन ने आगे कहा, मुझे अपने दत्तक पिता का संग विरासत में मिला है। कुछ समय पहले हमारा एक व्यापारी जहाज जो माल से भरा हुआ था, समुद्र में एक दुर्घटना का शिकार हो गया। जहाज पर मौजूद सब कुछ नष्ट हो गया। संघ अब दिवालिया होने की कगार पर है। एनार की त्योरियां उतर गईं। अब उसे एहसास हुआ कि उसने एगोन के इरादों को गलत समझा था। तो आप यहाँ पैसे उधार लेने आए हैं? एगोन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। एनार हैरान होकर बोला, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने डेनिस के भविष्य सूचक सपनों के बारे में सुना है। वेलेरियन फ्रीहोल्ड बर्बाद हो गया है। अब जबकि हाउस टारगेरियन अपनी सारी संपत्ति बेच रहा है, मुझे लगता है कि आप वेलेरिया छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एनार मन ही मन हंसा। उसने पहली बार सुना था कि कोई सचमुच डेनिस के सपनों पर विश्वास कर रहा है। तुम्हें उसकी बकवास पर विश्वास है? एगोन ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। मुझे उन पर बिना किसी संदेह के विश्वास है। ओह, तो क्या आप वेलेरिया को हाउस टारगेरियन के साथ छोड़ने का इरादा रखते हैं? एगोन ने सिर हिलाया। मैं तो बस एक छोटा मोटा व्यापारी हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं जाना चाहता तो कभी भी जा सकता था। एनार स्पष्ट रूप से अधीर हो गया और अपनी कुर्सी के आर्मरेस्ट पर थपथपाने लगा। बहुत हो गया चक्कर, बस इतना बता दो कि तुम किस लिए आए हो। एगोन ने सीधा जवाब दिया, मुझे ड्रैगन टेमर बनने के लिए सिफारिश चाहिए। एनार ने ठंडी उपहासपूर्ण हंसी निकाली। यहाँ तक कि अगर परिवार वेलेरियन फ्रीहोल्ड छोड़ भी देता है, तब भी वो फ्रीहोल्ड के अधिकार क्षेत्र में ही रहेगा। जन्म के समय वैध उत्तराधिकारी को छोड़कर, जिसे ड्रैगन को पालने का एक ही मुफ्त मौका मिलता है, अन्य सभी प्रशिक्षण स्थलों के लिए आधिकारिक सिफारिशों की आवश्यकता होती है, जो केवल फ्रीहोल्ड में योगदान के माध्यम से ही दी जाती है। ये स्थल अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान है। मैं तुम्हें इसे पाने में क्यों मदद करूंगा? एगोन अब पूरी तरह समझ गया था। उनके बीच पारिवारिक भावनाएं जरा भी नहीं थीं। एनार से बात करना किसी व्यापारिक बातचीत से अलग नहीं लग रहा था। पिता और पुत्र के बीच जो स्नेह होना चाहिए, उसका कोई नामो निशान नहीं था। उनके बीच का माहौल ठंडा और दूर दूर का था। अंततः बात कुछ वास्तविक मूल्य की पेशकश पर आकर रुकी। मेरे गिल्ड के पास अभी भी 10 बड़े ड्रैगन हेड पैदल जहाज हैं। ये सभी जहाज परिवार को मुफ्त में उपलब्ध हैं, ताकि उन्हें स्थानांतरित करने में मदद मिल सके। एनार ने इस पर विचार किया। निश्चित रूप से उसे इस समय इसकी जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। पर्याप्त नहीं। एगोन के पास देने के लिए कुछ खास नहीं बचा था, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। अगर यह काम नहीं करता तो उसे हार माननी पड़ती। मेरे पास एक 3 मंजिला ब्लैकस्टोन टावर भी है। आप जानते हैं कि फ्रीहोल्ड की राजधानी में अचल संपत्ति की क्या कीमत होती है, खासकर ऐसे प्रमुख वाणिज्यिक जिले में। एनार ने एक क्षण के लिए विचार में अपना सिर नीचे झुका लिया, फिर एक बार फिर उसे हिलाया। अभी भी पर्याप्त नहीं है। एगोन ने गहरी सांस ली। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, चेहरा निराशा से भर गया। लगता है मैं बहुत नासमझ था। मुझे लगा था कि भविष्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ही ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए काफी होगी। तो फिर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। उसने हल्का सा झुककर प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गया। एनार ने एगोन के जाते हुए रूप को विचारों में खोया हुआ देखा। वो तेज और व्यवस्थित है, जल्दी विकसित होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतर रहा है। कम से कम टारगेरियन वंश के प्रति उसकी अभी भी कुछ सद्भावना है। अगर हमें विदेश में एक राज्य स्थापित करना है, तो हमें असली ड्रैगन शक्ति की आवश्यकता होगी। अगर उसका वंश काफी मजबूत है। यह विचार करते हुए एनार ने एगोन की पीठ से समान स्वर में बात की। यदि आप डेमोन के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हैं, तो मैं आपकी सिफारिश स्वीकार कर लूंगा। इस ड्रैगन लॉर्ड के शब्दों से एगोन को अपने पास रखने की इच्छा का संकेत मिलता है। एगोन बीच में ही रुक गया। वो तुरंत समझ गया। एनार का मतलब इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता था। वह चाहता था कि एगोन टारगेरियन घराने के मुखियापन का दावा साफ तौर पर त्याग दे। एक एक कदम उसने मन ही मन सोचा। एगोन स्वीकार करने के लिए मुड़ा, लेकिन एनार ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। पहले हम आपकी वंशावली का परीक्षण करेंगे। अगर आप में ड्रैगन्स को वश में करने की प्रतिभा है, तो हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप असली ड्रैगन नहीं हैं, तो टूर्नामेंट के लिए आवेदन करना सबके समय की बर्बादी होगी, एनार ने शांति से कहा। एगोन ने सहमति में सिर हिलाया और मोमबत्ती की लौ पर अपना हाथ रखते हुए दीवार की ओर चला गया। एनार खड़ा हुआ और मुस्कुराया। आग के प्रति कुछ प्रतिरोध का मतलब सिर्फ ये है कि आपके अंदर ड्रैगन का खून है। लेकिन एक सच्चा ड्रैगन बनने के लिए आपके खून में कम से कम ड्रैगन सीड का स्तर तो होना ही चाहिए। मेरे साथ आओ, हम परीक्षण के लिए ड्रैगन पिट चलेंगे। ड्रैगन पिट? किस तरह का परीक्षण? एगोन ने बुदबुदाया, लेकिन एनार को देखकर एगोन और एनार मुख्य किले से चले गए, जहां स्वागत कक्ष स्थित था। जब वे पत्थर से बने गलियारों से गुजर रहे थे, तो सूर्य की रोशनी सुनहरे धागों की तरह अंदर आ रही थी, जिससे घुमावदार पत्थर के फर्श पर गर्म चमक फैल रही थी। एगोन उत्सुकता से इधर उधर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। सब कुछ कितना नया लग रहा था। ऊंची ऊंची मध्ययुगीन मीनारें और विशाल पत्थर की ड्रैगन मूर्तियां उनके चारों ओर आध्यात्मिक स्मारकों की तरह उभरी हुई थीं। आखिरकार वो तो बस 2 दिन पहले ही इस दुनिया में आया था। वातावरण में आए इस जबरदस्त बदलाव के बावजूद वो अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद आगे से चिल्लाने और हथियारों की टकराने की तेज आवाज गूंजने लगी। एगोन ने ऊपर देखा तो उसे एक विशाल प्रशिक्षण मैदान दिखाई दिया, जिसके चारों ओर कई योद्धा थे। बीच में एक युवक और युवती पूरी तरह से युद्ध में तल्लीन थे। उनकी लंबी तलवारें धातु की झंकार के रूप में टकरा रही थीं। युवक ने एगोन, एनार और प्रबंधक को अपनी ओर आते देखा। उसने बड़ी सहजता से लड़की की तलवार को हटा दिया और रुकने का संकेत देने के लिए हाथ उठाया। उसने अपनी कलाई को हल्का सा घुमाया, अपनी तलवार को एक शानदार अंदाज में घुमाया, फिर अपनी पकड़ उल्टी करके ट्रेनिंग ग्राउंड के किनारे की ओर चल पड़ा।
चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान लिए उसने उत्सुकता से एनार को पुकारा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? उस पल एगोन को एहसास हुआ कि यह युवक गेमॉन टारगेरियन ही होगा। जब एगोन को उसकी मां ने टारगेरियन परिवार से निकाल दिया था तब गेमॉन का जन्म भी बस अभी अभी हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से वह अपने बड़े भाई को पहचान नहीं पाएगा। एगोन को गेमॉन के बारे में पहली धारणा एक हंसमुख ऊर्जावान युवक की लगी। उसके छोटे सुनहरे बाल कुरकुरे और व्यवस्थित लग रहे थे और उसका चौकोर चेहरा एक मजबूत ईमानदार आभा बिखेर रहा था। ड्रैगन पिट में अपने असली ड्रैगन रक्त की सांद्रता जांचने के लिए एनार ने शांति से उत्तर दिया और थोड़ा मुड़कर एगोन की ओर देखा। उसके हाव भाव कठोर थे, एक सख्त पिता के भाव से। उसने एगोन की असली पहचान का कोई जिक्र नहीं किया और एगोन ने भी इशारा समझकर कुछ नहीं कहा। उनके बीच एक तरह की मौन समझ थी। लड़की तेजी से चलकर आई, गैमन से लगभग एक सिर छोटी। क्या हम भी आ सकते हैं? उसने मधुरता से पूछा। हाँ, मैंने और मेरी बहन ने भी अपनी वंशावली का परीक्षण नहीं किया है। चलो साथ चलते हैं, गेमन ने एनार को सुझाव दिया। एगोन की नज़र उस सुंदर युवती पर पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी हल्के बैंगनी रंग की आंखें थीं जिनमें पानी जैसी चमक थी, जिससे वह बेहद आकर्षक लग रही थी। उसे ठुकराना लगभग नामुमकिन था। अपनी बेटी की तरफ देखते ही एनार के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। तुम दोनों भी आ सकती हो। एगोन ड्रैगन टेमिंग टूर्नामेंट में शामिल होना चाहता है, शायद तुम दोनों टीममेट बनोगी। इससे तुम्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। वाह, डेनिस ने उत्साह में अपनी छोटी मुट्ठी हिलाते हुए कहा। अवसर का लाभ उठाते हुए एनार एगोन के पास झुकी और धीमी आवाज में बोली, हमारे ड्रैगन लॉर्ड परिवार के सभी वैध बच्चों को शिशुओं के रूप में ड्रैगन लॉर्ड परिषद से एक ड्रैगन अंडे का अनुरोध करने का अवसर दिया जाता है जिसे उनके पालने में रखा जा सके। लेकिन ये दोनों अपने अंडे सेने में असफल रहे। ये टूर्नामेंट उनका आखिरी मौका है। एगोन ने सुना और हल्का सा सिर हिलाया। भाई बहन जो अभी भी चमड़े के प्रशिक्षण कवच पहने हुए थे उनके साथ दौड़ने लगे। उनके कदम हल्के और उत्सुक थे। एगोन ने थोड़ा झुककर विनम्रता से कहा, मेरा नाम एगोन है। आप दोनों से मिलकर मुझे खुशी हुई। गेमन बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और एगोन से मजबूती से हाथ मिलाया। गहरी मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं गेमन हूँ, राजधानी के पास टारगेरियन पहाड़ियों के आसपास। अगर तुम्हें कोई परेशानी आए तो बस मेरा नाम बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तो फिर मैं भविष्य में आप पर भरोसा करूंगा। एगोन ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया और मन ही मन सोचा कि कैसे दिखावट वास्तव में व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। ये लड़का निश्चित रूप से सीधा साधा था। जैसे ही एगोन ने गेमोन की चौड़ी हथेली पकड़ी, उसने अपनी चिप प्रतिभा को सक्रिय कर दिया और उसके आंकड़े स्कैन करने शुरू कर दिए। गेमोन टारगेरियन। गुण राजनीति 56, रणनीति 46, सैन्य कमान 75, मानसिक शक्ति 43, जीवन शक्ति 96। प्रतिभाएं मजबूत भुजाएं, साहसी, जन्मजात, सच्चा ड्रैगन ब्लड, ड्रैगन सीड कौशल। एगोन ने एक नजर डाली और फिर पैनल बंद कर दिया। उसे मानना पड़ा कि गेमोन के शानदार आंकड़े प्रभावशाली थे। वो स्पष्ट रूप से एक उच्च विशेषज्ञ योद्धा था और उसका 96 का जीवन शक्ति स्कोर चौंका देने वाला था। 3 राज्यों के युग में वो अपनी ताकत के मामले में लू बू को कड़ी टक्कर दे सकता था। उनके बगल में डेनिस थोड़ी शर्मीली लग रही थी। उसने अपने भाई की बांह कसकर पकड़ ली और धीरे से कहा, मेरा नाम डेनिस है। एगोन गर्मजोशी से मुस्कुराया, लेडी डेनिस बहुत खूबसूरत हैं। तारीफ सुनकर उसके गाल लाल हो गए और वह गेमोन के पीछे छिप गई। वो हमेशा ऐसी ही रहती है, गेमन ने प्यार से कहा और उसे अपने पीछे से धीरे से खींच लिया। अजनबियों के सामने थोड़ी शर्मीली है, लेकिन एक बार जान लेने के बाद वो खुल जाती है। एगोन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये देखकर कि उसका हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं है, उसने चुपचाप उसके सपने देखने वाले स्वभाव के बारे में अपनी जिज्ञासा को फिलहाल के लिए किनारे रख दिया। जब सबने अपना परिचय दे दिया तो एनार बोली, ठीक है, अब जब आप मिल ही गए हैं तो अब और समय बर्बाद नहीं करते। उनके संकेत पर समूह ड्रैगन पिट की ओर एक साथ चलने लगा। रास्ते में गेमन काफी बातूनी था। उनकी बातचीत से एगोन को पता चला कि गेमोन और डेनिस की उम्र लगभग बराबर थी। वह गेमोन से 3 साल बड़ा था, जबकि डेनिस उससे 1 साल बाद पैदा हुई थी। वह अभी 16 साल की ही हुई थी। गेमोन का हंसमुख व्यक्तित्व पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ जब उन्होंने ड्रैगन के प्रति अपनी प्रशंसा तथा अगले महीने होने वाले ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट में भाग लेने की उत्सुकता के बारे में उत्साहपूर्वक बात की। एगोन ध्यान से सुनता रहा, कभी कभी बीच में बोल भी देता था। दोनों में अच्छी बनती थी। एनार स्थिर भाव से आगे बढ़ता रहा और उनकी बातचीत की आवाजें स्वाभाविक रूप से उसके कानों तक पहुंच रही थीं। अपने बच्चों को इतने सहजता से बात करते हुए सुनकर उसे शांति का एहसास हुआ। शुरू में उसे चिंता थी कि एगोन उसके जायज बेटे गेमोन के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर सकता है, लेकिन हालात देखकर लग रहा था कि दोनों के बीच अच्छी बनती जा रही है और इससे उसकी चिंताएं कम हो गईं। एगोन की उपस्थिति में डेनिस थोड़ा संकोची बनी रही। उसने बस गेमन की बांह पकड़ ली और चुपचाप उनके साथ चलने लगी, उनकी बातचीत सुनने लगी और कभी कभी हल्के से हम कहकर जवाब देने लगी। वे एक घुमावदार पत्थर के रास्ते पर चल पड़े और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए आसपास का दृश्य और भी बंजर होता गया। आगे एक विशाल घाटी दिखाई दे रही थी और अंदर दर्जनों विशाल गुफाएं बड़ी सावधानी से तराशी गई थीं। हर एक गुफा कई मंजिल ऊंची थी, जिसके सामने चौड़े पत्थर के चबूतरे थे जो एगोन के पिछले जीवन के हेलीकॉप्टर पैड जैसे लग रहे थे। ड्रैगन की देखभाल कर रहे ड्रैगन कीपरों ने उनके आगमन को देखा और सम्मानपूर्वक उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े तथा समूह को ड्रैगन पिट में ले गए। छत पर लगी अनगिनत टिमटिमाती मोमबत्तियां गुफा को रोशन कर रही थीं और पत्थर की दीवारों पर हर कुछ मीटर पर मशालें रखी हुई थीं। ये सब मिलकर पूरे स्थान को एक मंद बदलती रोशनी में ढाल रही थीं। आसपास की दीवारों पर अजीब चित्रात्मक रून उकेरे गए थे, इतने जटिल कि एगोन, जिसे हाई वैलेरियन का कुछ ज्ञान था, भी उन्हें समझ नहीं सका। हवा में हल्की सल्फ्यूरिक गंध फैली हुई थी। ड्रैगन पिट में प्रवेश करते ही गेमन भी चुप हो गया। जैसे ही वे कुछ शाखाओं वाले रास्तों से गुजरे, एगोन को विशाल काली परछाइयों की झलक दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक कई मंजिल ऊंची थी।
ऐसा लगता है कि टारगेरियन के पास एक से अधिक पूर्ण विकसित ड्रैगन है, एगोन ने मन ही मन सोचा। ड्रैगन कीपर उन्हें गुफा में और भीतर ले गए। अंधेरी सुरंगों के माध्यम से निरंतर प्रगति ने एगोन को यह अवास्तविक एहसास दिलाया कि वे एक तहखाने में घुसने वाले साहसी थे जो सीधे एक ड्रैगन बॉस की ओर बढ़ रहे थे। आखिरकार वे एक विशाल प्राकृतिक गुफा में पहुंच गए। अचानक जगह खुल गई और छत से अनगिनत स्टेलेक्टाइट लटक रहे थे। बीच में एक विशाल पत्थर का घोंसला था और उसके अंदर लगभग 100 मीटर लंबा एक काला अजगर गहरी नींद में सोया हुआ था। उनके आने से जानवर घबरा गया। उसने धीरे से अपनी विशाल पलकें खोली। एक पतली छिपकली जैसी झिल्ली सिकुड़ गई और उसकी सीधी पुतलियां सीधे एनार पर टिक गईं। यह मेरा ड्रैगन है, बैलेरियन, एनार ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा जैसे ही उसकी नज़र उस प्राणी से मिली। ये फ्रीहोल्ड के उन गिने चुने ड्रैगनों में से एक है जिनमें ड्रैगन लॉर्ड क्लास ड्रैगन बनने की क्षमता है। एगोन का जबड़ा थोड़ा ढीला पड़ गया और वह बिना पलक झपकाए बैलेरियन को घूरने लगा। वह शक्तिशाली जानवर जिसे उसके पिछले जन्म में ब्लैक ड्रेड के नाम से जाना जाता था। यह मेरे सपनों का अजगर है, वो मन ही मन चिल्लाया। विशाल गुफानुमा घोंसले में बैलेरियन एक काले पहाड़ जैसा लग रहा था। उसका विशाल शरीर उस जगह के ज्यादातर हिस्से को घेरे हुए था और उसके शल्क धुंधली रोशनी में ऐसे झिलमिला रहे थे मानो सबसे कठोर ऑब्सीडियन से गड़े गए हों। उसके सिर पर नुकीले सींग दो काली तलवारों की तरह उभरे हुए थे जो एक भयावह भय उत्पन्न कर रहे थे। तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है, गेमन ने एगोन को कंधे से धक्का देते हुए और मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा। डेनिस ने अपना मुंह ढक लिया और धीमी हंसी हंसी। एनार उन तीनों की ओर मुड़ा। उनकी आंखों में विस्मय देखकर वह स्पष्ट रूप से प्रसन्न हुआ। अपने वंश का परीक्षण करने के लिए उन्होंने समझाया, आपको ब्लैक ड्रेड की ओर पत्थर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होगा। यदि आपका असली ड्रैगन रक्त किसी ड्रैगन को वश में करने के लिए पर्याप्त मजबूत है तो आप बैलेरियन से 10 कदम की दूरी पर पहुंच सकेंगे। कोई बात नहीं। जैसे ही एगोन आगे बढ़ने वाला था, एनार ने उसका कंधा पकड़ लिया। एगोन उलझन में पीछे मुड़कर देखने लगा। अगर तुम्हारा असली ड्रैगन खून बहुत पतला है, एनार ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखें एगोन पर टिकी थीं। 50 कदम भी नहीं पहुंच पाओगे, इससे पहले ही तुम बैलेरियन की ड्रैगन की आग में जलकर राख हो जाओगे। मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। वो रुका, फिर पूछा, क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आप ये परीक्षा देना चाहते हैं? एगोन ने उसे एक शानदार मुस्कान दी। मैं ड्रैगन की सवारी न करने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। वो पहले से ही दरवाजे से बाहर निकल रहा था, वो केवल उसका पीछा कर सकता था। एगोन और एनार मुख्य किले से चले गए जहां स्वागत कक्ष स्थित था। जब वे पत्थर से बने गलियारों से गुजर रहे थे तो सूर्य की रोशनी सुनहरे धागों की तरह अंदर आ रही थी जिससे घुमावदार पत्थर के फर्श पर गर्म चमक फैल रही थी। एगोन उत्सुकता से इधर उधर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। सब कुछ कितना नया लग रहा था। ऊंची ऊंची मध्ययुगीन मीनारें और विशाल पत्थर की ड्रैगन मूर्तियां उनके चारों ओर आध्यात्मिक स्मारकों की तरह उभरी हुई थीं। आखिरकार वो तो बस 2 दिन पहले ही इस दुनिया में आया था। वातावरण में आए इस जबरदस्त बदलाव के बावजूद वो अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद आगे से चिल्लाने और हथियारों की टकराने की तेज आवाज गूंजने लगी। एगोन ने ऊपर देखा तो उसे एक विशाल प्रशिक्षण मैदान दिखाई दिया जिसके चारों ओर कई योद्धा थे। बीच में एक युवक और युवती पूरी तरह से युद्ध में तल्लीन थे। उनकी लंबी तलवारें धातु की झंकार के रूप में टकरा रही थीं। युवक ने एगोन, एनार और प्रबंधक को अपनी ओर आते देखा। उसने बड़ी सहजता से लड़की की तलवार को हटा दिया और रुकने का संकेत देने के लिए हाथ उठाया। उसने अपनी कलाई को हल्का सा घुमाया, अपनी तलवार को एक शानदार अंदाज में घुमाया, फिर अपनी पकड़ उल्टी करके ट्रेनिंग ग्राउंड के किनारे की ओर चल पड़ा। चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान लिए उसने उत्सुकता से एनार को पुकारा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? उस पल एगोन को एहसास हुआ कि यह युवक गेमॉन टारगेरियन ही होगा। जब एगोन को उसकी मां ने टारगेरियन परिवार से निकाल दिया था तब गेमॉन का जन्म भी बस अभी अभी हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से वह अपने बड़े भाई को पहचान नहीं पाएगा। एगोन को गेमॉन के बारे में पहली धारणा एक हंसमुख ऊर्जावान युवक की लगी। उसके छोटे सुनहरे बाल कुरकुरे और व्यवस्थित लग रहे थे और उसका चौकोर चेहरा एक मजबूत ईमानदार आभा बिखेर रहा था। ड्रैगन पिट में अपने असली ड्रैगन रक्त की सांद्रता जांचने के लिए एनार ने शांति से उत्तर दिया और थोड़ा मुड़कर एगोन की ओर देखा। उसके हाव भाव कठोर थे, एक सख्त पिता के भाव से। उसने एगोन की असली पहचान का कोई जिक्र नहीं किया और एगोन ने भी इशारा समझकर कुछ नहीं कहा। उनके बीच एक तरह की मौन समझ थी। लड़की तेजी से चलकर आई, गैमन से लगभग एक सिर छोटी। क्या हम भी आ सकते हैं? उसने मधुरता से पूछा। हाँ, मैंने और मेरी बहन ने भी अपनी वंशावली का परीक्षण नहीं किया है। चलो साथ चलते हैं, गेमन ने एनार को सुझाव दिया। एगोन की नज़र उस सुंदर युवती पर पड़ी। उसकी बड़ी बड़ी हल्के बैंगनी रंग की आंखें थीं जिनमें पानी जैसी चमक थी जिससे वह बेहद आकर्षक लग रही थी। उसे ठुकराना लगभग नामुमकिन था। अपनी बेटी की तरफ देखते ही एनार के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। तुम दोनों भी आ सकती हो। एगोन ड्रैगन टेमिंग टूर्नामेंट में शामिल होना चाहता है, शायद तुम दोनों टीममेट बनोगी। इससे तुम्हें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। वाह, डेनिस ने उत्साह में अपनी छोटी मुट्ठी हिलाते हुए कहा। अवसर का लाभ उठाते हुए एनार एगोन के पास झुकी और धीमी आवाज में बोली, हमारे ड्रैगन लॉर्ड परिवार के सभी वैध बच्चों को शिशुओं के रूप में ड्रैगन लॉर्ड परिषद से एक ड्रैगन अंडे का अनुरोध करने का अवसर दिया जाता है जिसे उनके पालने में रखा जा सके। लेकिन ये दोनों अपने अंडे सेने में असफल रहे। ये टूर्नामेंट उनका आखिरी मौका है। एगोन ने सुना और हल्का सा सिर हिलाया। भाई बहन जो अभी भी चमड़े के प्रशिक्षण कवच पहने हुए थे उनके साथ दौड़ने लगे। उनके कदम हल्के और उत्सुक थे। एगोन ने थोड़ा झुककर विनम्रता से कहा, मेरा नाम एगोन है। आप दोनों से मिलकर मुझे खुशी हुई। गेमन बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और एगोन से मजबूती से हाथ मिलाया। गहरी मुस्कान के साथ उसने कहा, मैं गेमन हूँ, राजधानी के पास टारगेरियन पहाड़ियों के आसपास। अगर तुम्हें कोई परेशानी आए तो बस मेरा नाम बता देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तो फिर मैं भविष्य में आप पर भरोसा करूंगा। एगोन ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया और मन ही मन सोचा कि कैसे दिखावट वास्तव में व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। ये लड़का निश्चित रूप से सीधा साधा था।
जैसे ही एगोन ने गेमॉन की चौड़ी हथेली पकड़ी, उसने अपनी चिप प्रतिभा को सक्रिय कर दिया और उसके आंकड़े स्कैन करने शुरू कर दिए। गेमॉन टारगेरियन। गुण राजनीति 56, रणनीति 46, सैन्य कमान 75, मानसिक शक्ति 43, जीवन शक्ति 96। प्रतिभाएं मजबूत भुजाएं, साहसी, जनजात, सच्चा ड्रैगन ब्लड, ड्रैगन सीड कौशल। एगोन ने एक नजर डाली और फिर पैनल बंद कर दिया। उसे मानना पड़ा कि गेमॉन के शानदार आंकड़े प्रभावशाली थे। वो स्पष्ट रूप से एक उच्च विशेषज्ञ योद्धा था और उसका 96 का जीवन शक्ति स्कोर चौंका देने वाला था। 3 राज्यों के युग में वो अपनी ताकत के मामले में लू बू को कड़ी टक्कर दे सकता था। उनके बगल में डेनिस थोड़ी शर्मीली लग रही थी। उसने अपने भाई की बांह कसकर पकड़ ली और धीरे से कहा, मेरा नाम डेनिस है। एगोन गर्मजोशी से मुस्कुराया, लेडी डेनिस बहुत खूबसूरत है। तारीफ सुनकर उसके गाल लाल हो गए और वह गेमॉन के पीछे छिप गई। वो हमेशा ऐसी ही रहती है, गेमन ने प्यार से कहा और उसे अपने पीछे से धीरे से खींच लिया। अजनबियों के सामने थोड़ी शर्मीली है, लेकिन एक बार जान लेने के बाद वो खुल जाती है। एगोन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये देखकर कि उसका हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं है, उसने चुपचाप उसके सपने देखने वाले स्वभाव के बारे में अपनी जिज्ञासा को फिलहाल के लिए किनारे रख दिया। जब सबने अपना परिचय दे दिया तो एनार बोली, ठीक है, अब जब आप मिल ही गए हैं तो अब और समय बर्बाद नहीं करते। उनके संकेत पर समूह ड्रैगन पिट की ओर एक साथ चलने लगा। रास्ते में गेमन काफी बातूनी था। उनकी बातचीत से एगोन को पता चला कि गेमॉन और डेनिस की उम्र लगभग बराबर थी। वह गेमॉन से 3 साल बड़ा था, जबकि डेनिस उससे 1 साल बाद पैदा हुई थी। वो अभी 16 साल की ही हुई थी। गेमॉन का हंसमुख व्यक्तित्व पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ जब उन्होंने ड्रैगन के प्रति अपनी प्रशंसा तथा अगले महीने होने वाले ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट में भाग लेने की उत्सुकता के बारे में उत्साहपूर्वक बात की। एगोन ध्यान से सुनता रहा, कभी कभी बीच में बोल भी देता था। दोनों में अच्छी बनती थी। एनार स्थिर भाव से आगे बढ़ता रहा और उनकी बातचीत की आवाजें स्वाभाविक रूप से उसके कानों तक पहुंच रही थीं। अपने बच्चों को इतने सहजता से बात करते हुए सुनकर उसे शांति का एहसास हुआ। शुरू में उसे चिंता थी कि एगोन उसके जायज बेटे गेमॉन के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर सकता है, लेकिन हालात देखकर लग रहा था कि दोनों के बीच अच्छी बनती जा रही है और इससे उसकी चिंताएं कम हो गईं। एगोन की उपस्थिति में डेनिस थोड़ा संकोची बनी रही। उसने बस गेमन की बांह पकड़ ली और चुपचाप उनके साथ चलने लगी, उनकी बातचीत सुनने लगी और कभी कभी हल्के से हम कहकर जवाब देने लगी। वे एक घुमावदार पत्थर के रास्ते पर चल पड़े और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए आसपास का दृश्य और भी बंजर होता गया। आगे एक विशाल घाटी दिखाई दे रही थी और अंदर दर्जनों विशाल गुफाएं बड़ी सावधानी से तराशी गई थीं। हर एक गुफा कई मंजिल ऊंची थी, जिसके सामने चौड़े पत्थर के चबूतरे थे जो एगोन के पिछले जीवन के हेलीकॉप्टर पैड जैसे लग रहे थे। ड्रैगन की देखभाल कर रहे ड्रैगन कीपरों ने उनके आगमन को देखा और सम्मानपूर्वक उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े तथा समूह को ड्रैगन पिट में ले गए। छत पर लगी अनगिनत टिमटिमाती मोमबत्तियां गुफा को रोशन कर रही थीं और पत्थर की दीवारों पर हर कुछ मीटर पर मशालें रखी हुई थीं। ये सब मिलकर पूरे स्थान को एक मंद बदलती रोशनी में डाल रही थीं। आसपास की दीवारों पर अजीब चित्रात्मक रून उकेरे गए थे, इतने जटिल कि एगोन, जिसे हाई वैलेरियन का कुछ ज्ञान था, भी उन्हें समझ नहीं सका। हवा में हल्की सल्फ्यूरिक गंध फैली हुई थी। ड्रैगन पिट में प्रवेश करते ही गेमन भी चुप हो गया। जैसे ही वे कुछ शाखाओं वाले रास्तों से गुजरे, एगोन को विशाल काली परछाइयों की झलक दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक कई मंजिल ऊंची थी। ऐसा लगता है कि टारगेरियन के पास एक से अधिक पूर्ण विकसित ड्रैगन है, एगोन ने मन ही मन सोचा। ड्रैगन कीपर उन्हें गुफा में और भीतर ले गए। अंधेरी सुरंगों के माध्यम से निरंतर प्रगति ने एगोन को यह वास्तविक एहसास दिलाया कि वे एक तहखाने में घुसने वाले साहसी थे जो सीधे एक ड्रैगन बॉस की ओर बढ़ रहे थे। आखिरकार वे एक विशाल प्राकृतिक गुफा में पहुंच गए। अचानक जगह खुल गई और छत से अनगिनत स्टेलेक्टाइट लटक रहे थे। बीच में एक विशाल पत्थर का घोंसला था और उसके अंदर लगभग 100 मीटर लंबा एक काला अजगर गहरी नींद में सोया हुआ था। उनके आने से जानवर घबरा गया। उसने धीरे से अपनी विशाल पलकें खोलीं। एक पतली छिपकली जैसी झिल्ली सिकुड़ गई और उसकी सीधी पुतलियां सीधे एनार पर टिक गईं। यह मेरा ड्रैगन है, वैलेरियन, एनार ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा, जैसे ही उसकी नजर उस प्राणी से मिली। ये फ्रीहोल्ड के उन गिने चुने ड्रैगनों में से एक है जिनमें ड्रैगन लॉर्ड क्लास ड्रैगन बनने की क्षमता है। एगोन का जबड़ा थोड़ा ढीला पड़ गया और वह बिना पलक झपकाए वैलेरियन को घूरने लगा। वह शक्तिशाली जानवर जिसे उसके पिछले जन्म में ब्लैक ड्रेड के नाम से जाना जाता था। यह मेरे सपनों का अजगर है, वो मन ही मन चिल्लाया। विशाल गुफानुमा घोंसले में वैलेरियन एक काले पहाड़ जैसा लग रहा था। उसका विशाल शरीर उस जगह के ज्यादातर हिस्से को घेरे हुए था और उसके शल्क धुंधली रोशनी में ऐसे झिलमिला रहे थे मानो सबसे कठोर ऑब्सीडियन से गड़े गए हों। उसके सिर पर नुकीले सींग 2 काली तलवारों की तरह उभरे हुए थे जो एक भयावह भय उत्पन्न कर रहे थे। तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है, गेमन ने एगोन को कंधे से धक्का देते हुए और मुस्कुराते हुए चिढ़ाते हुए कहा। डेनिस ने अपना मुंह ढक लिया और धीमी हंसी हंसी। एनार उन तीनों की ओर मुड़ा, उनकी आंखों में विस्मय देखकर वह स्पष्ट रूप से प्रसन्न हुआ। अपने वंश का परीक्षण करने के लिए उन्होंने समझाया, आपको ब्लैक ड्रेड की ओर पत्थर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होगा। यदि आपका असली ड्रैगन रक्त किसी ड्रैगन को वश में करने के लिए पर्याप्त मजबूत है तो आप वैलेरियन से 10 कदम की दूरी पर पहुंच सकेंगे। कोई बात नहीं। जैसे ही एगोन आगे बढ़ने वाला था, एनार ने उसका कंधा पकड़ लिया। एगोन उलझन में पीछे मुड़कर देखने लगा। अगर तुम्हारा असली ड्रैगन खून बहुत पतला है, एनार ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखें एगोन पर टिकी थीं। 50 कदम भी नहीं पहुंच पाओगे, इससे पहले ही तुम वैलेरियन की ड्रैगन की आग में जलकर राख हो जाओगे। मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। वो रुका, फिर पूछा, क्या आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आप ये परीक्षा देना चाहते हैं? एगोन ने उसे एक शानदार मुस्कान दी। मैं ड्रैगन की सवारी न करने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। एनार ने थोड़ा सिर हिलाया। जाना। एगोन मुड़ा और पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ गया और तिरछे ऊपर की ओर वैलेरियन के ड्रैगन घोंसले की ओर बढ़ने लगा।
गुफा के प्रवेश द्वार से घोंसले तक लगभग 200 मीटर की दूरी थी और वह एक एक कदम लगातार चढ़ता गया। जल्द ही वो बेलेरियन से 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। ड्रैगन को लगा जैसे इस साहसी इंसान का आगमन हो रहा है। उसका सिर अभी भी घोंसले के किनारे पर टिका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, एगोन को करीब आते हुए देख रही थी। एगोन की नज़र ड्रैगन की सीधी पुतलियों से टकराई। उसने जोर से निगल लिया। उस विशालकाय जानवर के जबरदस्त दबाव से उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने चढ़ना नहीं छोड़ा। 100 मीटर, 70, 60। एगोन अपने आसपास का तापमान तेजी से बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। उसने मन ही मन सोचा, क्या सभी ड्रैगन इतनी तेज गर्मी से घिरे होते हैं या बेलेरियन अनोखा है? 50 मीटर। उसी क्षण बेलेरियन हिल गया। उसने अपना सिर उठाया, उसके गले से गड़गड़ाहट जैसी आवाजें आने लगीं। एगोन एक पल के लिए झिझका, फिर आगे बढ़ता रहा। 40 मीटर, 30। बेलेरियन उस छोटे से आकार की आकृति से चिढ़ गया जो पास आने की हिम्मत कर रही थी। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और एगोन की ओर गर्दन बढ़ा दी। गुफा के ऊपर हवा में लटकता हुआ उसका विशाल सिर, लगभग एक कार के आकार का, उसकी ओर झुका हुआ था। एगोन रुक गया। अब तक वो तथाकथित रक्त परीक्षण के बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। उसने बेलेरियन की तरफ देखा। वो अब तक किसी ड्रैगन के सबसे करीब था। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। धीरे से उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और बेलेरियन की तरफ बढ़ा दिया। गुफा के मुहाने पर। एगोन वास्तव में बेलेरियन को छूना चाहता है, डेनिस ने आश्चर्य से कहा। इस दूरी पर सिर्फ वही ड्रैगन कीपर इतने करीब पहुंच पाए हैं जो उसे नियमित रूप से खाना खिलाते हैं, एनार ने ऊपर से आदमी और ड्रैगन के बीच हो रही बातचीत को देखते हुए कहा। और एक शाही श्रेणी के ड्रैगन से संपर्क बनाना जिसने मानसिक जुड़ाव नहीं बनाया है। हो सकता है कि इस व्यक्ति में ड्रैगन लॉर्ड का असली ड्रैगन खून हो। गेमॉन चौंक कर अपने पिता की ओर मुड़ा। किंवदंतियों वाले ड्रैगन लॉर्ड, वो जो ड्रैगन के पूरे झुंड को वश में कर सकते थे? एनार ने दृढ़ता से सिर हिलाया। 1000 साल पहले हमारे फ्रीहोल्ड पूर्वजों में से एक ने एक साथ 3 ड्रैगन को वश में किया और उन सभी के साथ आध्यात्मिक संबंध बनाए। इस तरह का व्यक्ति रक्तवंश ड्रैगन लॉर्ड होता है। ड्रैगन घोंसले के किनारे पर। बेलेरियन का विशाल सिर धीरे धीरे एगोन के फैले हुए हाथ के पास पहुंचा। जैसे ही वो उसके दाहिने हाथ से आधा मीटर की दूरी पर आया, बेलेरियन ने अचानक अपना मुंह खोल दिया और उसके गले में जलती हुई काली लपटें इकट्ठा होने लगी। गर्मी की एक लहर एगोन पर छा गई, जिससे उसका हाथ चटक लाल हो गया। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और आंखें सिकोड़कर ड्रैगन को शांत करने के लिए हाई बेलेरियन भाषा में बोला। आराम से, बेलेरियन। आसान। एगोन ने अपना दाहिना हाथ नीचे कर लिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा तथा जानवर को शांत करना जारी रखा। शायद एगोन के पीछे हटने की प्रतिक्रिया में बेलेरियन के गले में बन रही ड्रैगन फायर धीरे धीरे कम हो गई। उसने गुड़गुड़ाहट की। एगोन को, जो अब 30 मीटर से भी ज्यादा दूर था, एक उपेक्षा भरी नजर से देखा, फिर अपनी गर्दन वापस घोंसले में समेट ली। जब बेलेरियन पूरी तरह से शांत हो गया तो एगोन ने आखिरी बार काले ड्रैगन पर अनिच्छा से एक नजर डाली और अंत में गुफा के प्रवेश द्वार की ओर वापस चल पड़ा। उसने जलन की जांच करने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। त्वचा अप्रत्यक्ष गर्मी से लाल हो गई थी और 2 छोटे छोटे छाले बन चुके थे। एगोन ने हल्की सी आह भरी। जैसे ही वो गुफा के मुहाने पर पहुंचा, गेमॉन मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसके कंधे पर थपथपाया। बुरा नहीं है, बच्चे। एनार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तुम परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारी वंश परंपरा में एकाग्रता ड्रैगन लॉर्ड के स्तर से बस थोड़ी कम है। तुम्हें ड्रैगन्स को वश में करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एगोन ने अपने होंठ एक साथ दबाए और एक छोटा सा सिर हिलाया। डेनिस आगे बढ़ी और उसे एक शीशी थमाते हुए थोड़ी शर्माते हुए बोली, यह वो मरहम है जो मैं ट्रेनिंग के दौरान चोट लगने पर लगाती हूँ। उसने उसके दाहिने हाथ पर लगे जले हुए हिस्से की ओर इशारा किया। इसे सीधे घाव पर लगा दो। धन्यवाद। एगोन ने उसकी ओर मुस्कुराकर बोतल ले ली। अब तुम्हारी बारी है, गेमन, एनार ने अपने बेटे से कहा। हाँ पिताजी, गेमन ने उत्तर दिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। सावधान रहो, डेनिस ने उसे याद दिलाया। गेमन ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा। सब ठीक है, चिंता मत करो। एगोन ने बोतल खोली और गेमॉन के प्रयास को देखते हुए मरहम लगाया। इस बार गेमॉन तेजी से आगे बढ़ा और बेलेरियन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। गेमॉन के 20 मीटर के दायरे में आने तक बेलेरियन ने एक धमकी भरी दहाड़ लगाई, अपना मुंह खोला और ड्रैगन फायर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बेलेरियन, रुको, एनार चिल्लाया। उसकी अभिव्यक्ति तनावपूर्ण थी। हाई बेलेरियन में अपने स्वामी के आदेश के तहत बेलेरियन ने आग उगलने का प्रयास बंद कर दिया और भ्रम की स्थिति के साथ एनार को देखा। एगोन अवाक रह गया। तो क्या एनार का पहले ये दावा कि वो ड्रैगन को नहीं रोक सकता सिर्फ एक धोखा था? शायद वो आदमी उसके संकल्प की परीक्षा लेना चाहता था। गेमन ने चलना बंद कर दिया। उसे पता था कि उसकी परीक्षा खत्म हो गई है। इस बात को देखते हुए कि वह ड्रैगन के 10 मीटर के दायरे में भी नहीं पहुंच सकता था, उसका असली ड्रैगन खून एगोन से भी कमजोर लग रहा था। यह एक मुश्किल गोली थी जिसे निगलना मुश्किल था, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया। वो चीजों के बारे में सोचने वाला इंसान नहीं था। जब गेमॉन गुफा के प्रवेश द्वार पर लौटा तो डेनिस आगे बढ़ी और उसे सांत्वना देने के लिए गले लगा लिया। एगोन ने ध्यान दिया और सोचा, ये दोनों भाई बहन बहुत करीब लगते हैं, अधिकांश रिश्तेदारों से भी ज्यादा करीब। गेमॉन, तुम्हारी रक्तरेखा सांद्रता पर्याप्त नहीं है। अगर कोई ड्रैगन विरोध करता है और तुम उसे वश में करने की कोशिश करते हो तो उसे धक्का मत दो, एनार ने चेतावनी दी। मुझे पता है, गेमन ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा। फिर डेनिस की बारी आई। वो कदम दर कदम ड्रैगन के घोंसले की ओर बढ़ी। एगोन को हैरानी हुई कि बेलेरियन ने उसके आने पर कोई दुश्मनी नहीं दिखाई। वो बस उसे चुपचाप देखता रहा, मानो इस साहसी इंसान को दिलचस्पी से देख रहा हो। डेनिस असल में बेलेरियन के 5 मीटर के दायरे में पहुंच गई। एक पल बाद बेलेरियन इंसानों की हरकतों से थक गया। अपनी विशाल पूंछ के हल्के से झटके से उसने डेनिस को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।
बैलेरियन की प्रतिक्रिया देखकर सभी समझ गए कि रक्त परीक्षण समाप्त हो गया है। जब डेनिस वापस लौटी तो समूह वापस लौटने लगा। टारगेरियन गढ़ अध्ययन में एनार ने एगोन को एक निजी बैठक के लिए बुलाया था। एक नौकरानी ने लाल रंग की खुशबूदार चाय का एक बर्तन तैयार किया था। चाय का बर्तन एनार के पीछे खड़े प्रबंधक को देकर वो अध्ययन कक्ष से बाहर निकली और धीरे से अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। इन दिनों ड्रैगन लॉर्ड परिवार सीधे तौर पर ड्रैगन वशीकरण स्लॉट नहीं देते। इसमें कुछ पर्दे के पीछे के सौदे भी शामिल होते हैं। फ्रीहोल्ड ड्रैगन वशीकरण अधिनियम के अनुसार इन स्लॉट का इस्तेमाल केवल परिवार की मुख्य शाखा के रक्त संबंधी ही कर सकते हैं। एनार ने धीरे से कहा, चाय का प्याला उठाकर हल्का सा घूंट लिया। काले कपड़े पहने स्टीवर्ड आगे बढ़ा, एक हाथ पीठ के पीछे शान से बांधा और एनार के प्याले में चाय भर दी। मुझे क्या करना होगा? एगोन ने पूछा। एनार ज्यादा आराम की मुद्रा में आ गया, एक पैर दूसरे के ऊपर रखकर। फिर उंगलियों के इशारे से उसने इशारा किया। काले कपड़े पहने प्रबंधक ने चायदानी नीचे रखी, किताबों की अलमारी से एक मोटी धातु से बंधी पुस्तक निकाली और उसे एनार के सामने रख दिया। एगोन सीधा होकर बैठ गया और उस अजीब किताब को जिज्ञासा से देखने लगा। ये टारगेरियन वंश की वंशावली है। इसमें केवल मुख्य वंश के सदस्यों का ही रिकॉर्ड है। इस प्रकार का रिकॉर्ड ड्रैगन लॉर्ड परिवारों के लिए फ्रीहोल्ड के ब्लड मैच द्वारा रक्त जादू का उपयोग करके बनाया गया था। वैलेरियन स्टील के आवरण पर जादुई रून अंकित है और एक बार जब कोई नाम अंदर दर्ज हो जाता है तो वह 14 ज्वालाओं में रखे रक्त स्क्रॉल के साथ समन्वयित हो जाता है। इसलिए जब कोई सच्चा ड्रैगन ब्लड यहाँ अपना नाम हस्ताक्षर करता है तो उसे ड्रैगन लॉर्ड हाउस का समर्थन प्राप्त होता है और ड्रैगन टैमिंग स्लॉट का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। एनार ने बड़ी किताब खोली, एक जगह ढूंढी और इशारा किया, यहाँ हस्ताक्षर करो। हम तुम्हारे वंश को मेरे चचेरे भाई के नाम से दर्ज करेंगे, जो 10 साल पहले एक अभियान के दौरान बिना कोई वारिस छोड़े मर गया था। तुम्हें उसके मरणोपरांत बच्चे के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस तरह टारगेरियन घराने की मालकिन को शक नहीं होगा। बुरा नहीं है, मुझे एनार का नाजायज बेटा बनकर नहीं लौटना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे मुख्य वंश के एक वैध बेटे का दर्जा मिल जाएगा, एगोन ने सोचा। उसने एनार की तरफ सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। काले कपड़े पहने हुए प्रबंधक ने उसे एक कलम दी, फिर एक छोटे चाकू से एगोन की उंगली में धीरे से चुभोया, जिससे खून कलम की नोक में समा गया। एगोन ने उस स्थान पर अपना हस्ताक्षर किया जिसे एनार ने इंगित किया था। डिंग टिल्ड। एक खेल अधिसूचना बज उठी। बधाई हो, आपको ड्रैगन लॉर्ड परिवार के प्रत्यक्ष वंशज का दर्जा प्राप्त हो गया है। सामान्य उपलब्धि पूरी हुई। जोड़ 100 डेस्टिनी पॉइंट्स। वर्तमान में आपके कोई वंशज नहीं है। मुख्य कहानी शुरू नहीं हो पा रही है। कृपया जल्द से जल्द संतान पैदा करें। एगोन ने निचले बाएं कोने में सिस्टम संदेश पर नजर डाली। खेल की मुख्य कहानी में एक कुलीन घराने को 1000 साल तक जारी रखना जरूरी था। ऐसा करने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी थी। घराने को दुनिया भर में मान्यता मिलनी चाहिए और खिलाड़ी के पास जीवित वंश का वंशज होना चाहिए। यदि घर अभी भी अस्तित्व में है लेकिन वंश समाप्त हो गया है तो खेल तुरंत विफलता में समाप्त हो जाएगा। अगर वंशज बच गए लेकिन घर टूट गया तो घर भी खत्म हो जाएगा। दोनों ही शर्तें जरूरी थीं। अब जबकि उसने पहली शर्त पूरी कर ली थी, उसे वंश आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे या बेटी की जरूरत थी। एगोन ने एक विचार के साथ सिस्टम प्रॉम्प्ट को बंद कर दिया और वंशावली को वापस एनार के पास भेज दिया। एनार ने इसकी जांच की, फिर पुस्तक बंद कर दी। प्रबंधक ने उसे उसके स्थान पर वापस रख दिया। एनार ने एगोन की ओर मुड़कर, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। जैसा कि आप जानते हैं, डेनिस की विनाश की भविष्यवाणी के कारण पूरा टारगेरियन परिवार वैलेरियन प्रायद्वीप को खाली करने की तैयारी कर रहा है। इस समय फ्रीहोल्ड के सभी ड्रैगन 14 ज्वालाओं में ड्रैगन लॉर्ड्स की परिषद के सख्त नियंत्रण में है। यहाँ तक कि ड्रैगन लॉर्ड परिवारों के ड्रैगन द्वारा दिए गए अंडों को भी एक एक करके पंजीकृत और प्रलेखित किया जाना चाहिए। इस स्थिति में ड्रैगन को वैलेरिया से बाहर ले जाना हमारे लिए बेहद मुश्किल होगा। इसलिए हमें अपने आप को यथासंभव मजबूत बनाना चाहिए। इस ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट के लिए मैंने आप तीनों के लिए ड्रैगन की मांदों के नक्शे तैयार किए हैं। हर एक में एक वयस्क ड्रैगन रहता है। इस तरह परिवार के भविष्य के प्रवास के दौरान आप न केवल घर में योगदान दे पाएंगे बल्कि आपको अपनी रक्षा करने की शक्ति भी मिलेगी। मैं समझता हूँ, एगोन ने उत्तर दिया। एनार एगोन की अंतर्दृष्टि से प्रसन्न हुआ। मामला सुलझने के बाद वो उसके साथ चलने के लिए तैयार होकर उठा। लॉर्ड एनार, एक और मामला है जिसमें मैं आपकी मदद चाहता हूँ, एगोन ने खड़े होकर कहा। ओह, एनार ने भौहें उठाई, फिर वापस बैठ गई। बताओ। एगोन ने उसे एक और कप चाय पिलाई। बात कुछ ऐसी है, मेरे व्यापारिक संघ का मालवाहक जहाज एक जहाज दुर्घटना में खो गया। अब संघ का अधिकार 4 वरिष्ठ प्रबंधकों के हाथों में आ गया है। मुझे चिंता है कि शायद उन्हें बाहरी लोगों ने रिश्वत दी होगी। एनार ने अपनी ठोड़ी को सहलाया और चाय की चुस्की ली। आपको संदेह है कि जहाज का डूबना कोई दुर्घटना नहीं थी? हाँ, एगोन ने सिर हिलाकर कहा। वो अभी अभी इस दुनिया में आया था और उसे वफादार अनुयायी बनाने का समय नहीं मिला था। लेकिन टारगेरियन अब उसके सहयोगी थे और उन पर भरोसा किया जा सकता था। ड्रैगन लॉर्ड परिवार होने के नाते उनके संसाधनों और प्रभाव ने सच्चाई को उजागर करना बहुत आसान बना दिया। ठीक है, मैं किसी को जहाज के मलबे की जांच करने के लिए भेजूंगा और दूसरों को उन 4 प्रबंधकों पर नजर रखने के लिए नियुक्त करूंगा, एनार ने अपना चाय का कप नीचे रखते हुए कहा। धन्यवाद, एगोन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। वापस जाने से पहले रात के खाने के लिए रुकिए। ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट के बारे में अभी भी कई विवरण हैं जो मुझे आपके साथ साझा करने हैं। ठीक है, एगोन ने सहमति जताई। वैलेरिया शहर का उत्तरी जिला 14 ज्वालाओं के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। उत्तरी द्वार, जो 100 मीटर से भी अधिक ऊंचा था, स्वतंत्रता की ढाल के नाम से जाना जाता था। इसका एक विशेष उद्देश्य था, युद्ध से लौटती विजयी सेनाओं का स्वागत। एक सफल अभियान के बाद सैनिक दक्षिणी ड्रैगन लॉर्ड गेट से प्रवेश करते, ड्रैगन लॉर्ड रोड पर मार्च करते, मेरेक्सिस स्क्वायर से गुजरते और अंततः यहाँ पहुंचते 14 लपटों के ऊपर ड्रैगन लॉर्ड परिषद द्वारा निरीक्षण के लिए। शहर की दीवार के ऊपर नीले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी, जो उम्र के कारण थोड़ा झुका हुआ था, रेलिंग के सहारे झुका हुआ था।
उनके बाईं ओर गहरे लाल रंग के लबादे में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसका चौड़ा चौकोर चेहरा और घनी दाढ़ी थी, जिससे बिना किसी कोशिश के भी अधिकार का भाव झलक रहा था। लॉर्ड लाइमन, जब मैं एगोन को उसकी संपत्ति बेचने के लिए मना रहा था तो मुझे लगता है उसे कुछ गड़बड़ का आभास हो गया था। उसे शक होने लगा है, नीले वस्त्र पहने बूढ़े ने धीरे से कहा। अब लगता है कि वो लड़का हाउस टारगेरियन के साथ मिल गया है। लिमोंड ने उपहास किया। हाउस टारगेरियन बस कुछ भाग्यशाली मूर्खों का समूह जिन्होंने एक शाही श्रेणी के ड्रैगन को जन्म दिया। फ्रीहोल्ड में असली शक्ति अभी भी ड्रैगन लॉर्ड काउंसिल के पास है। इसमें ड्रैगन लॉर्ड परिवार शामिल है। मुझे डर है कि यह एक बड़ी घटना में बदल सकता है। बूढ़े आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसकी आंखों में झिझक थी। वह जानता था कि अगर हालात बिगड़े तो ड्रैगन लॉर्ड परिवार उसे इस्तेमाल किए हुए मोहरे की तरह त्याग देंगे। ब्रूस, तुम बूढ़े मूर्ख। लिमन अचानक आगे बढ़ा, उसका बड़ा हाथ क्लैम्प की तरह था। उसने ब्रूस का कॉलर पकड़ा और उसे आगे की ओर खींचते हुए दांत पीसते हुए गुर्राया, मुझे परवाह नहीं कि इसके लिए क्या करना होगा, मैं वो जमीन ले रहा हूँ। मैं आज रात उस छोटे कीड़े से निपट लूंगा। उसके बाद बस बिक्री का एक दस्तावेज बना लेना। ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। स्टीवर्ट ब्रूस डर से कांप उठा। कोई बात नहीं, मैं अभी किसी को इस पर लगा दूंगा। यह आज रात ही हो जाएगा। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लिमन ने अपनी पकड़ छोड़ते हुए चिल्लाया। टारगेरियन हिल्स। किले का मुख्य हॉल गर्म रोशनी से जगमगा रहा था। सुरुचिपूर्ण पर्दे धीरे धीरे झूल रहे थे और एना एगोन की वापसी के स्वागत में एक छोटी सी दावत का आयोजन कर रही थी। टारगेरियन घराने का कोई भी जागीरदार मौजूद नहीं था, सिर्फ किले में रहने वाले परिवार के सदस्य ही इकट्ठा हुए थे। सब लोग लंबी खाने की मेज के चारों ओर बैठे थे। माहौल औपचारिक था लेकिन कठोर नहीं। एनार ने एगोन को टारगेरियन परिवार के बचे हुए ड्रैगन बॉन्डेड सदस्यों से मिलवाना शुरू किया। दोनों उसके पिता की पीढ़ी के थे, तकनीकी तौर पर एनार के चाचा, और एगोन बचपन में उनसे कई बार मिल चुका था। अब एनार के चचेरे भाई के बेटे की पहचान के साथ लौटते हुए एगोन को इन परिचित चेहरों से पुनः परिचित होना पड़ा। आपसी अव्यक्त समझ के साथ एगोन को पहचानने वाले सभी लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि गिमोन को उसकी असली पहचान का एहसास न हो। जैसा कि ऐसी सभाओं में आम बात थी, शराब खुलकर बही और एगोन ने कुछ ज्यादा ही पी ली। इस वजह से एनार ड्रैगन को काबू में करने की सावधानियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पाया और न ही एगोन को ड्रैगन चुनने दिया। उसने बस एगोन से कल फिर आने को कहा। भोजन के बाद एगोन को थोड़ा नशे में देखकर एनार ने गिमोन को उसे घर तक छोड़ने के लिए कहा। टारगेरियन गाड़ी पश्चिमी जिले के मेरेक्सिस चौक पर रुकी। गड़गड़ाते पहिए शांत हो गए, जिससे चौक का सन्नाटा एक पल के लिए भंग हो गया। कई आवारा लोग चौंके और इधर उधर देखने लगे। एगोन गाड़ी से नीचे उतरा। गेमन कोच से बाहर झुके और विनम्रता से कहा, एगोन, मैं यहीं तक जा सकता हूँ। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद गेमन, आज की परेशानी के लिए क्षमा करें, एगोन ने उत्तर दिया। गेमन ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिलाया, फिर पर्दा खींचने के लिए ऊपर देखा। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नज़र चौक में बिखरे आवारा लोगों पर पड़ी और उसकी भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। आधी रात हो चुकी थी। चौक धुंधला और खाली था। चांदनी में एगोन ने जमीन पर कई आकृतियां बिखरी हुई देखी। बेघर आदमी, ऐसा लग रहा था खुले में सो रहे हों। चौक के आधे रास्ते में एक भिखारी उससे टकरा गया। एगोन को तुरंत अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी सिक्कों की थैली उठाई, गायब थी। उसकी जेबें खाली थीं, लेकिन इधर उधर टटोलने के बाद उसे कुछ असामान्य सा लगा। एक कागज का टुकड़ा। यह क्या है? अचानक हुए इस झटके से उसकी चेतना जागी। उसने नोट निकाला और उसे खोला। खतरा। एगोन ने अपने ब्लैकस्टोन टॉवर की ओर देखा और पाया कि कुछ गड़बड़ थी। चांदनी में वहां सामान्य से कहीं ज्यादा आवारा लोग दिख रहे थे और वे हथियारों से लैस थे, तलवारों से। एगोन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। बिना कुछ कहे उसने नोट अपने कोट में ठूंस लिया और रुक गया। मुझे आशा है कि गेमोन की गाड़ी अभी तक नहीं गई होगी। एगोन को यह एहसास हुआ कि उसकी गति रुक गई है। आसपास छिपे आवारा जानवर पास आने लगे और एक घना छायादार समूह बन गया। मंद रोशनी के कारण एगोन के लिए यह गिनना असंभव था कि कितने थे, लेकिन कम से कम कई दर्जन तो जरूर थे। उसने यथासंभव स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश की और धीरे धीरे मुड़ने लगा। लेकिन उसी क्षण एक कुल्हाड़ी हवा में सीटी बजाती हुई आई और उसके गाल को छूते हुए निकल गई। एगोन तेजी से भागा। भगवान का शुक्र है, टारगेरियन गाड़ी अभी भी वहां थी। एक और कुल्हाड़ी अंधेरे में चीखती हुई आई। एगोन के रोंगटे खड़े हो गए। मौत इतनी करीब थी। हताशा के एक झटके में उसे प्रक्षेपियों से बचने की एक तरकीब याद आई। वह जमीन पर गिर पड़ा और बगल में लुढ़क गया। घातक कुल्हाड़ी फिर से चूक गई और टारगेरियन गाड़ी के बाजू में गहराई तक धंस गई। तभी टारगेरियन कोचवान गाड़ी के सामने से ढाल उठाए हुए आगे बढ़ा। गेमोन भी गाड़ी से कूद पड़ा। उसके हाथ में चमचमाती छोटी स्टील की तलवारें थीं। वो नीचे कूदा और एगोन की ओर दौड़ा। जमीन पर लेटे हुए एगोन ने उन दो लोगों की ओर देखा जो उसकी सहायता के लिए दौड़ रहे थे और उसकी छाती भावनाओं से भर गई। वो लगभग रोने लगा था। उसने खुद को ऊपर धकेला और गेमोन की ओर दौड़ा। वूश, हवा में उड़ती हुई एक और कुल्हाड़ी की आवाज। गेमोन आगे बढ़ा और खुद को एगोन और खतरे के बीच खड़ा कर लिया। उसके दो ब्लेड चांदी के चाप में वार करते हुए उड़ते हुए आ रही कुल्हाड़ी से टकराए। दो तेज झटकों के साथ उसने उसे हवा में ही चीर दिया। एगोन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कौशल का यह प्रदर्शन देखकर वह अवाक रह गया। गेमन ने पीछे मुड़कर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, फिर अपनी एक तलवार एगोन के पैरों के पास जमीन में गाड़ दी और हल्का सा सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे इसे ले लेना चाहिए। एगोन ने नीचे हाथ बढ़ाया और तलवार पकड़ ली और जोर से खींचकर उसे छुड़ा लिया। उसे हैरानी हुई कि तलवार उतनी भारी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। बेशक उसकी जीवन शक्ति पहले ही 80 पर पहुंच चुकी थी। उसके पास इसके बराबर ताकत थी। गेमोन ने अब अपनी बची हुई तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे अपनी छाती के सामने सीधा करके हमलावरों की भीड़ का सामना करने के लिए तैयार हो गया। एगोन के पास अपनी पीठ का ठोस, आश्वस्त करने वाला दृश्य ही बचा था।
एलिको, एगोन, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मुझे बचा लोगे, गेमन ने बिना पीछे देखे कहा। उसकी नजरें आते हुए खतरे पर टिकी थीं। हम पीछे हटते हुए भी लड़ेंगे। समझ गया महाराज, कोचवान ने धीमी आवाज में उत्तर दिया और गेमन के दाहिनी ओर उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ा। एगोन ने धड़कते दिल के साथ अपनी तलवार को खींचकर गेमन के बाईं ओर अपना स्थान ले लिया। ये तो अजीब था, इस दुनिया में आने के दूसरे ही दिन उस पर हत्या का प्रयास किया जा रहा था और अब एक दरिंदा आदमी उसे जिंदा बाहर निकालने के लिए दुश्मनों की भीड़ में से रास्ता बनाने वाला था। एगोन ने अपनी प्रतिभा चिप सक्रिय की और एक कार्य निर्धारित किया। उसकी दृष्टि में नीली रोशनियों की एक झड़ी चमक उठी। प्रतिभा, एलियन चिप, लड़ाकू मिशन सक्रिय, सभी आने वाले हथियारों के प्रक्षेप पथ का विश्लेषण, ध्वनि सहायता प्राप्त, लक्ष्यीकरण सक्षम, ऑपरेशन सफल रहा। कार्य की अवधि के दौरान चिप प्रति सेकंड 0.1 डेस्टिनी पॉइंट्स का उपभोग करेगी। अचानक एक तेज झंकार, धनुष की डोरी का टूटना। धनुर्धर, बाईं ओर, गेमन चिल्लाया। एगोन तेजी से आवाज की दिशा में मुड़ा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। प्रतिभा, एलियन चिप, लक्ष्य प्राप्त हुआ। तीर का पता चला। हवा की दिशा और वेग की गणना हो रही है। प्रक्षेप पथ की गणना हो रही है। लंबी दूरी के चाप का अनुकरण हो रहा है। कृपया अपने दृष्टि क्षेत्र में लाल लक्ष्य पर प्रहार करें। एक लाल एक्स आकार का चिन्ह दिखाई दिया जो एगोन के दृष्टि क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो तुरंत समझ गया, ये तीर के रास्ते के बारे में चिप की भविष्यवाणी थी। एगोन ने अपनी तलवार पूरी ताकत से निशाने की ओर घुमाई और धार हवा में एक जोरदार फुफकार के साथ एक भयंकर निर्णायक वार में बदल गई। लेकिन वो चूक गया। ट्रैक, तीर गेमन के बाएं कंधे पर लगा। गेमन ने अपने ब्लेड को तेजी से घुमाया और एक झटके के साथ उसके कंधे में फंसे तीर के तने को साफ साफ तोड़ दिया। फिर उस गति का इस्तेमाल करते हुए उसने एक जोरदार व्यापक प्रहार किया। उसकी स्टील की तलवार हवा के तेज झोंके के साथ हवा में तेजी से घूमी और उसकी ओर दौड़ रहे दो हथियारों पर जोरदार वार किया। अंधेरे में चांदी की एक चमक फूट पड़ी, मानो रात के आकाश में अर्धचंद्र चमक रहा हो। धातु की टक्कर की आवाज हुई, चिंगारियां उड़ी। गेमन के वार की जबरदस्त ताकत से दोनों सबसे आगे खड़े हथियारों के हथियार उनके हाथों से छूट गए। साथ ही उनकी छाती पर गहरा घाव हो गया। वे दर्द से चीख उठे और जमीन पर गिर पड़े। एगोन, पीछे हटो और अपनी रक्षा करो। गेमन की आंखें लाल थीं और वह बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाते हुए लाइन में खड़ा था। एगोन ने अपना जबड़ा भींच लिया और गेमन के पीछे बाईं ओर अपना स्थान बनाए रखते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ ही पल पहले तो वह लगभग मुड़कर भाग ही गया था। आखिरकार वह 20 साल से भी ज्यादा समय से डेस्क पर काम कर रहा था। जिंदगी और मौत के इस संघर्ष का उसे क्या अनुभव था? वो अपनी जगह पर जड़वत नहीं था, यही बात उसके आत्मा संयम की सीमा थी। लेकिन गेमन ने उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया था। बस इसी ख्याल से एगोन के दांत और भी कस गए। अगर मैं मरूंगा तो गेमन के साथ ही मरूंगा, उसने मन ही मन कसम खाई। ट्विप, धनुष की डोरी की तेज झंकार ने फिर से अराजकता को चीर दिया। इस बार गेमन को उसे चेतावनी देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एगोन ने तुरंत ऊपर बाईं ओर देखा। उसकी चिप ने उसके दृष्टि क्षेत्र में एक लाल तीर वाला लक्ष्य चिन्हित कर दिया। आप ऐसा कर सकते हैं। उसने खुद को आगे बढ़ाया। तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसने पूरी ताकत से ऊपर की ओर वार किया, लेकिन लाल क्रॉस से पूरी तरह चूक गया। उसका दिल बैठ गया। उसने सहज ही अपना सिर घुमाया, ठीक उसी समय जब गेमन ने अपनी कमर को तेजी से मोड़ा और आते हुए तीर से बाल बाल बच गया। धक, तीर पास के पत्थर के फर्श में धंस गया। उसके पंख अभी भी प्रभाव के बल से कांप रहे थे। एगोन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने कभी ऐसे हथियारों से प्रशिक्षण नहीं लिया था। तेज रफ्तार वाले लक्ष्य पर ब्लेड से वार करना उसके बस की बात नहीं थी। छिपे हुए तीरंदाजे से क्रोधित होकर गेमन ने जोरदार धार लगाई। कायरों, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। उसने अपना बाहरी वस्त्र फाड़कर पास आ रहे हथियारों की ओर फेंक दिया। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां कुंडलित तारों की तरह फड़क उठी। उसकी स्टील की तलवार किसी जीवित सांप की तरह घूम रही थी और छिपे हुए हथियारों पर 2 बार वार कर रही थी। एक हत्यारे ने ब्लेड को गर्दन पर से पकड़ लिया। उसका सिर एक तरफ झुक गया और लटक गया। गेमन की क्रूरता ने हमलावरों को कुछ देर के लिए रोक दिया, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। वे जल्दी से फिर से इकट्ठा हुए और फैलने लगे, पीछे से तीनों को घेरने और उनके पीछे हटने के रास्ते को रोकने की कोशिश में। हालांकि एगोन तेज गति से आगे बढ़ते लाल निशानों पर कोई वार नहीं कर पाया, लेकिन चिप के रक्षात्मक संकेतों ने उसे गेमन के बाएं किनारे को मुश्किल से ही रोके रखा। उसकी दृष्टि में लाल रेखाएं चमक उठी जो बता रही थी कि हर हमले को कहां रोकना है। वे तीनों लगातार पीछे हटते हुए लड़े। एगोन की नजर एलिको के हाथ में मौजूद गोल ढाल पर पड़ी। मुझे ढाल दो, मैं तीरों को रोक सकता हूं, वो चिल्लाया। एलिको ने अभी अभी एक और हत्यारे को पीछे खदेड़ा था। एगोन की चीख सुनकर उसने बिना देर किए घूमकर ढाल उसकी ओर फेंकी। एगोन ने एक ही झटके में हैंडल पकड़ लिया। अब वे लगभग गाड़ी के पास पहुंच ही गए थे। छिपे हुए तीरंदाजों को लगा कि चीजें उसके खिलाफ जा रही हैं, इसलिए वो घबरा गया और उसने तीरों की बौछार कर दी। धप धप धप, तीरों ने धातु की कर्कश ध्वनि के साथ प्रहार किया। लेकिन इस बार एगोन के पास उसे ढकने के लिए चौड़ी ढाल थी। उसने हर तीर को साफ तौर पर रोक दिया। बहुत बढ़िया काम, गेमन ने एक नजर से कहा और स्वीकृति की एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी। अंधेरे में कम दृश्यता तीरंदाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। लेकिन अब जब एगोन ने उन्हें बेअसर कर दिया था तो गेमन के कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया था। वे गाड़ी की आड़ में पीछे हट गए। अपनी बगलों की सुरक्षा के साथ हथियारों की घेराबंदी नाकाम हो गई थी। ये देखकर हमलावर झिझक गए। गेमन की तलवार वेलेरियन स्टील की थी, आम ब्लेड तो कुछ ही वार में टूट जाते हैं। उनके कई साथी पहले ही उसके वार में मारे जा चुके थे। उनके थोड़े से पीछे हटने के दौरान ही लगभग 5 हत्यारे मारे गए, उनमें से हर एक को गेमन ने मार गिराया। तीनों को सांस लेने के लिए कुछ क्षण का समय मिल गया था। अब क्या अभी भी उनमें से 20 से ज्यादा हैं? एगोन ने घबराहट से पूछा। उसकी नजरें अंधेरे में घूम रही छायादार आकृतियों पर टिकी थीं।
गेमन ने अपनी तलवार से खून उड़ाया और एक क्रूर मुस्कान दी। तुम क्या सोचते हो, हम उन सबको मार देंगे? अपनी तलवार मुझे दे दो। गेमॉन का बड़ा हाथ अपनी ओर बढ़ता देख एगोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्टील की तलवार आगे बढ़ा दी। गेमॉन ने तलवार ली, बाएं हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को अभ्यास के साथ घुमाया, फिर अपनी पकड़ उलट दी। उसके दाहिने हाथ की तलवार सामान्य पकड़ में ही रही, जबकि बाएं हाथ की तलवार नीचे और स्थिर अगले हमले के लिए तैयार रही। महाराज, आपकी दोधारी तलवारबाजी देखना सम्मान की बात है। कोचवान एलिक्वो उत्साह से चमक रहा था, उसकी आवाज में उत्साह कूट कूट कर भरा हुआ था। एगोन ने अपनी ढाल दोनों हाथों से कसकर पकड़ ली। उसी क्षण उसे सब कुछ समझ आ गया, तो गेमॉन ने मुझे कोई अतिरिक्त हथियार नहीं दिया था, वो तो सचमुच दो तलवारें चलाने वाला है। उसकी एक तलवार सुरक्षा के लिए लेकर मैंने उसे युद्ध में कमजोर कर दिया था। मारना। एक दहाड़ के साथ गेमॉन आगे की ओर उछला, जमीन पर किसी हमलावर शिकारी की तरह। उसने खुद को हथियारों के झुंड में सिर के बल फेंका। एगोन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, लगभग गेमन के आक्रमण की लय को समझने से चूक गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए उसने अपनी गोलाकार ढाल उठाई और गेमॉन के बाएं पार्श्व पर चढ़ गया तथा उसे कसकर पकड़ लिया। छाया में छिपे तीरंदाजों ने युद्ध के पुनः शुरू होते ही अपना हमला पुनः शुरू कर दिया और तीरों की बौछार शुरू कर दी, लेकिन एगोन ने अपनी ढाल से रेखा को पकड़ते हुए उन सभी को रोक दिया। इसके बाद जो हुआ उससे एगोन को पता चला कि युद्ध में राक्षस का सामना करने का वास्तव में क्या मतलब होता है। गेमॉन के हाथों में दो ब्लेड स्टील के तूफान की तरह घूम रहे थे, हर दिशा में तेजी से वार कर रहे थे और काट रहे थे। जैसे ही वो हथियारों से भिड़ा, स्टील पर स्टील की आवाज हवा में गूंज रही थी, मानो किसी भट्टी की लयबद्ध धड़कन हो, लगातार बहरा कर देने वाली। उसकी हरकतें तरल और सटीक थीं, उसके प्रमुख हाथ की तलवार चौड़े शक्तिशाली चापों में वार कर रही थी, जबकि उल्टी पकड़ वाली तलवार निर्बाध लय में फड़फड़ा रही थी, घसीट रही थी, काट रही थी और काट रही थी। हर हरकत नियंत्रित अराजकता थी, क्रूर फिर भी सुंदर। ऐसा लग रहा था मानो गेमॉन युद्ध के मैदान में एक घातक मार्शल बैले, एक चकाचौंध भरा खून से लथपथ नृत्य कर रहा हो। वो एक खिली हुई तलवार थी, एक साथ सुंदर और भयानक। एगोन के साथ तीरों को रोकने और उसके अंधे स्थानों को ढकने के लिए गेमॉन आजादी से बेरोक टोक लड़ सकता था, और जब वो ऐसा करता तो अपने दुश्मनों पर पूरी तरह से हावी हो जाता। वो बचाव नहीं कर रहा था, वो उनका पीछा कर रहा था, एक साथ कई हमलावरों को काट रहा था। जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो ये हत्यारे बेबस शिकार के अलावा कुछ नहीं थे। एगोन को गेमॉन की चौड़ी व्यापक तलवार की चपेट में आने से बचने के लिए सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखनी पड़ी। उसी समय उसने एक और बात पर गौर किया। हालांकि गेमॉन एक जंगली जानवर की तरह लड़ रहा था, फिर भी उसकी हरकतें गाड़ी के इर्द गिर्द ही अटकी हुई थीं। वो दिखने में जितना लापरवाह था उतना था नहीं। वो हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। खटखट खटखट, दो तेज धमाकों की आवाज हुई। एक हत्यारे की लोहे की तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। आखिरी व्यक्ति जो अभी भी प्रतिरोध कर रहा था, उसकी जांघ पर एक जबरदस्त वार हुआ। वो दर्द से चीखता हुआ घुटनों के बल बैठा सिकुड़ गया। कुछ ही पल बाद गेमॉन के प्रमुख हाथ का ब्लेड एक साफ चाप में नीचे गिरा, जिससे उसका सिर उसके कंधों से अलग हो गया। उस आखिरी प्रहार के साथ ही बाजी पलट गई। हत्यारे जो अभी भी जिंदा थे आखिरकार टूट गए। कुछ ही मिनटों में उनके लगभग 10 साथी मारे गए। इतना बड़ा नुकसान देखकर सबसे दुस्साहसी हत्यारे भी हिल जाएंगे। राक्षस, राक्षस! वे घबराकर चिल्लाए और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर बढ़े। जब उन्होंने अपने और गेमॉन के बीच काफी दूरी बना ली तो उन्होंने देखा कि वो उनका पीछा नहीं कर रहा है, तो वे मुड़े और अंधेरे में भाग गए और कुछ ही पलों में गायब हो गए। एगोन झुक गया था, हाँफ रहा था, हाथ घुटनों पर रखे हुए थे। उसे होश में आने में काफी वक्त लगा। उसकी गोल ढाल तीरों से छलनी थी, 20 से अधिक। आखिरकार कोहराम शांत हो गया था। चांदनी खून से सने चौक पर फैली हुई थी, शांत और ठंडी। उसके सामने का दृश्य भयावह और सुंदर था। लाल रंग में रंगा एक युद्ध क्षेत्र, हिंसा और मौत से खिला एक गुलाब। हानि, हानि! गेमन आगे बढ़ा, उसके जूते खून से सने हुए थे और वह एगोन के करीब आ गया। एगोन ने उसकी ओर देखा। गेमॉन का चेहरा खून से सना हुआ था। उसकी चेहरे पर युद्ध के रंग की तरह खून की धारियां फैली हुई थीं, जिससे चांद की हल्की चमक में वो और भी डरावना लग रहा था। गेमॉन ने हाथ बढ़ाया, एगोन ने उसे पकड़ लिया और खुद खड़ा हो गया। तुम अब यहाँ सुरक्षित नहीं हो, चलो तुम्हें वापस टारगेरियन भूमि पर ले चलते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मुझे कुछ और दिनों तक पारिवारिक संपत्ति के आसपास ही रहना होगा। मूल रूप से एगोन ने इतनी जल्दी हाउस टारगेरियन में वापस जाने की योजना नहीं बनाई थी। संपत्ति से बाहर होने के कारण उसे अपनी सेना और वफादार अनुयायी बनाने के लिए कहीं ज्यादा आज़ादी और लचीलापन मिला। आखिर वो तो घर के मुखिया का पद पाने की कोशिश में था। अगर उसे इस दुनिया में दोबारा जन्म लेना ही था तो किसी से कमतर क्यों रहना। एगोन ने एक धीमी आह भरी और चौक के उस पार अपने ब्लैकस्टोन टावर की ओर देखा। वो चुपचाप खड़ा था, चांदनी में मंडरा रहा था। वो सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, क्या अंदर अब भी कोई जाल उसका इंतजार कर रहा था। गेमन ने जोर से हंसते हुए एगोन के कंधों पर हाथ रख दिया। अब हम एक परिवार हैं, इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका ये सहज स्वभाव संक्रामक था। एगोन का भारी मन हल्का होने लगा। कोचवान ने गाड़ी घुमा दी और वे दोनों उसमें चढ़ गए और चौक को पीछे छोड़ दिया। टारगेरियन पहाड़ी के ऊपर टारगेरियन घर के मुख्य हॉल में गेमॉन एक बेंच पर बैठा था और डैनिस ने उसके शरीर में धंसे बचे हुए तीर के सिरे को चिमटे से बड़ी सावधानी से जकड़ लिया। एक तेज झटके और गीली पॉप की आवाज के साथ उसने तीर को खींचकर बाहर निकाल लिया। ड्रैगन टाइमिंग टूर्नामेंट बस 1 महीने दूर है। एनार का चेहरा तूफानी था क्योंकि उसने गेमॉन को कठोरता से डांटा था। क्या तुम नहीं समझते, यदि ड्रैगन को काबू करने वाला व्यक्ति काबू करने के दौरान घायल हो जाता है तो इससे ड्रैगन उसे घृणा की दृष्टि से देख सकता है। इससे सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। आखिर तुम इस तरह क्यों आक्रमण कर रहे हो। वो जितना अधिक बोलता गया उतना ही अधिक क्रोधित होता गया। उसकी आवाज ऊंची होती गई। तुम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपने अवसरों का बलिदान कर रहे हो जिसने अभी तक ड्रैगन के साथ संबंध भी नहीं बनाए हैं।
मैंने तुमसे बार बार कहा है, लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करो। तुम्हारे जैसे स्वभाव के साथ मैं हमारे पूरे घर का भविष्य तुम्हारे भरोसे कैसे रख सकता हूँ? गेमन ने अपने दाहिने हाथ से अपना सिर खुजलाया और शांति से जवाब दिया, मेरा मतलब है हम दोनों के बीच दोस्ती हो गई, तुम्हें पता है? और उस पल अगर मैं बीच में नहीं आता तो वो मर चुका होता। बस इतनी सी बात है। एनआर के होंठ गुस्से से कांप रहे थे। जाहिर था इस मूर्ख बेटे ने उसकी कही एक भी बात नहीं सुनी थी। क्या अब भी दर्द हो रहा है भाई? डेनिस ने पट्टी बांधते हुए धीरे से पूछा। ये सिर्फ एक ड्रैगन फ्लाई का काटना है, कोई गंभीर बात नहीं है, गेमन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर खड़ा हुआ और एनआर की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ गंभीरता थी। पिताजी, ये तो बस एक खरोंच है, इसका मुझ पर कोई असर नहीं है। और वो एगोन वाला आदमी, वो तो असली है। मैं यूं ही खड़े होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। जरा सोचिए, हमें आज पहले से कहीं ज्यादा प्रतिभा की जरूरत है। हमारे दो जागीरदार घरानों वेलारियन और सेल्टिक में इस पीढ़ी का कोई उभरता सितारा नहीं है। एक बार जब हम ड्रैगनस्टोन में स्थानांतरित हो जाएंगे तो आप गंभीरता से मुझसे यह उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि मैं अकेले ही वेस्ट्रोस पर विजय प्राप्त कर लूंगा, है ना? हम अपनी जान को फिर ऐसे जोखिम में मत डालना। एनआर ने उसे कड़ी नजर से देखा। साफ जाहिर था कि वो अभी भी निराश था, लेकिन आखिरकार वो बस एक चेतावनी देकर वहां से चला गया। गेमन उसके पीछे से केवल इतना ही कह सका, समझ गया। हाउस टारगेरियन का अतिथि विंग कुत्तों के बाड़े के पास स्थित था, लेकिन गेमन ने एगोन के कमरे को 5वीं मंजिल पर रखने की व्यवस्था की थी। शिकारी कुत्तों और जंगली जानवरों से इतनी दूर की गंध कोई समस्या न बने। एगोन आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके सामने गेम इंटरफेस दिख रहा था। उन्होंने डेटाबेस से गेमोन का प्रोफाइल निकाला। प्रतिभा अनुभाग खोलते हुए उन्होंने देखा, प्रतिभा, मजबूत भुजाएं, साहसी, सच्चा ड्रैगन ब्लड, ड्रैगन सीड। उन्होंने विस्तार से बताया। डी रैंक, बहादुरी, आधार जीवन शक्ति को औसत मानव के 125% तक बढ़ाता है। डी रैंक, मजबूत भुजाएं, औसत मानव की तुलना में अग्रबाहु और कलाई की ताकत को 150% तक बढ़ा देता है। डबल डी रैंक प्रतिभाएं। सासी ने गेमोन के जीवन शक्ति आंकड़े को अविश्वसनीय रूप से 96 तक बढ़ा दिया था, एगोन के अपने से 16 अंक ज्यादा। और मजबूत भुजाओं ने उसे भारी तलवारें 2 बार चलाने की ताकत दी। एक स्वाभाविक निडर निर्माण। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह जानवर की तरह लड़ा। आज जो कुछ उसने देखा और अनुभव किया था, उससे एगोन इस निष्कर्ष पर पहुंचा था, गेमोन एक वफादार, बड़े दिल वाला व्यक्ति था, जो यदि प्राचीन चीन में पैदा हुआ होता तो या तो न्याय का एक घूमता फिरता चैंपियन होता या अपने क्षेत्र पर शासन करने वाला एक भयभीत अपराधी राजा होता। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप सुरक्षित महसूस करके भाई कह सकें। यह विचार करते हुए उन्होंने पैनल बंद कर दिया। एगोन ने वो नोट निकाला जो भिखारी ने पहले उसके हाथ में थमा दिया था। उसे खतरे के बारे में किसने चेतावनी दी थी? ऐसा प्रतीत होता था कि संघ के आंतरिक गद्दार पूरी तरह से एकजुट नहीं थे। अभी भी कुछ लोग गुप्त रूप से उसके पक्ष में थे, लेकिन आखिर वह निशाना क्यों बना? उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ये कदम उठाना पड़ा? एगोन इसका पता नहीं लगा सका। अंत में जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने अपनी सारी चिंताएं एक तरफ रख दी और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जैसे ही आकाश में रोशनी होने लगी, एगोन के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, जो शांत गलियारे में तेजी से गूंज उठी। अभी भी आधी नींद में एगोन चप्पल पहने हुए दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोल दिया। बाहर गेमोन खड़ा था, जिसने ग्रे रंग की प्रशिक्षण पोशाक पहन रखी थी। सोना बंद करो, उठो, हम प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं, गेमन ने स्पष्ट रूप से कहा, और एगोन को बहस करने का मौका दिए बिना उसे कमरे से बाहर खींच लिया। किस लिए ट्रेन? एगोन ने जम्हाई लेते हुए धीरे से बुदबुदाया। पहले नाश्ता कर लो, रास्ते में समझा दूंगा, गेमन ने उसे खींचते हुए कहा। जानते हो, ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट के दौरान अगर कई लोग एक ही ड्रैगन चाहते हैं तो सोचो क्या होता है। एगोन जागने लगा। वे लड़ते हैं? गेमन ने ठंडी सांस ली। वे मार देते हैं। इस तरह ड्रैगन के लिए तुमसे लड़ने वाला कोई नहीं बचता। मैं सोचता था कि तुम्हारे जैसे शरीर वाले किसी व्यक्ति ने जरूर किसी योद्धा का प्रशिक्षण लिया होगा, लेकिन कल रात जो मैंने देखा उसके आधार पर मुझे यकीन भी नहीं है कि तुम डेनिस को हरा पाओगे। मैं एक व्यापारी हूँ, कोई सरदार नहीं, एगोन ने असहाय होकर उत्तर दिया। बिल्कुल, और टूर्नामेंट शुरू होने में बस 1 महीना बाकी है। हमें तुम्हारे युद्ध कौशल को और निखारना होगा, वरना तुम अपना सिर किसी और को सौंप दोगे। गेमोन का लहजा बेहद गंभीर था। ठीक है, तुम ही बॉस हो। एगोन ने सिर हिलाया। फिर उसे वो बात याद आई जो पिछली रात उसे परेशान कर रही थी। मेरे गिल्ड के बारे में पिताजी ने जांच के लिए किसी को भेज दिया है, गेमन ने कहा। हमें 1-2 दिन में जवाब मिल जाएगा। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने कल रात तुम्हें वो चेतावनी दी थी, वह शायद तुम्हारे संघ के 4 वरिष्ठ अधिकारियों में से एक होगा। हम संपर्क करने के लिए किसी को भेजेंगे। बातचीत करते हुए वे भोजन कक्ष में पहुंच गए। डेनिस रेशमी पोशाक पहने मेज पर बैठी थी और शान से रोटी खा रही थी। मेज पर कई युवा लड़के लड़कियां भी थे। गेमन ने एक एक करके उनका परिचय कराया। वे सभी टारगेरियन चचेरे भाई बहन थे। मुख्य मेज के पास एक लंबी बेंच पर अलग अलग रंग के बालों वाले कई किशोर चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। ये टारगेरियन परिवार के बदमाश थे। नाश्ते के बाद एगोन ने सामान्य प्रशिक्षण वर्दी पहन ली और गेमोन के पीछे उसी प्रशिक्षण मैदान में चला गया जहां वह पहली बार गेमोन और उसकी बहन से मिला था। गेमोन ने व्यक्तिगत रूप से एगोन के प्रशिक्षण का प्रभार संभाला। अपने शरीर को इतना तनाव में मत रखो, खासकर अपने कंधों को। आराम करो, चलो ऐसे ही चलो। गेमन ने दिखाया कि अपने कंधों को कैसे ढीला छोड़ा जाए। एगोन ने भी जल्दी से अपने कंधे धीरे से हिलाते हुए उनका अनुसरण किया। साथ ही उसने अपनी प्रतिभा चिप को सक्रिय किया और एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। सबसे पहले तुम्हारी पकड़ और रुख सही होना चाहिए, गेमन ने तलवार को कमर के पास रखते हुए थोड़ा झुकते हुए कहा। मैं तुम्हें अभी जो सिखा रहा हूँ वो वेलेरियन सैन्य तलवार का रुख है। ये बेहद व्यवहारिक है। बाद में ये घुड़सवार ड्रैगन युद्ध में बदल जाता है, जिसे हम वेलेरियन ड्रैगन लांस तकनीक कहते हैं। एगोन के मन में एक संकेत आया। चिप सीखने का कार्य बनाया गया।
गेमॉन द्वारा प्रदर्शित सभी तलवारबाजी तकनीकों का सक्रिय रूप से विश्लेषण और रिकॉर्डिंग की जा रही है। वास्तविक समय में मुद्रा सुधार सक्षम है। ऑपरेशन सफल रहा। कार्य अवधि के दौरान चिप प्रति सेकंड 0.1 डेस्टिनी पॉइंट्स का उपभोग करेगी। एगोन ने जल्दी से अपना इंटरफेस चेक किया। उसके पास अभी भी 80 से ज्यादा डेस्टिनी पॉइंट्स थे, कम से कम युद्ध प्रशिक्षण के लिए तो काफी। गेमन की मुद्रा की नकल करते हुए एगोन ने पूछा, क्या कल रात आपने जो 2 तलवार वाली तकनीक का प्रयोग किया था वह भी इस प्रणाली का हिस्सा थी? सहजता से मुद्राओं के बीच बदलाव करते हुए गेमन ने जवाब दिया, नहीं, ये दोहरे हथियार चलाने का मेरा अपना तरीका था, जिसमें कुछ वाटर डांसर चालों को भी शामिल किया गया था। मैं इसे वैलेरियन इन्वर्टेड क्रॉस डुअल ब्लेड्स कहता हूँ। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? एगोन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। एक हाथ से भारी तलवार घुमाना? मेरे पास तुम्हारी कलाई जितनी ताकत नहीं है। गेमन ने हंसते हुए ऊंची आवाज में कहा, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें वैलेरियन सैन्य तलवारबाजी के 14 बुनियादी वार दिखाने वाला हूँ। बेसिक स्ट्राइक, डाउनवर्ड स्लैश। एक चीख के साथ गेमॉन की लंबी तलवार एक सहज चाप में नीचे की ओर कट गई। एगोन भी उसके पीछे पीछे चला, चिप के मार्गदर्शन की बदौलत किसी तरह बराबरी पर रहा। बेसिक स्ट्राइक, क्षैतिज स्लैश। जैसा कि उन्होंने प्रदर्शित किया, गेमन ने एगोन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। जब उसने एगोन को इस चाल को सही ढंग से दोहराते देखा तो उसे कोई खास हैरानी नहीं हुई। सच तो यह था कि एगोन की तलवारबाजी की प्रतिभा औसत से थोड़ी ही ऊपर थी, ज्यादा से ज्यादा उस स्तर की जो उसे सेना में एक दस्ते के नेता का पद दिला सकती थी।